माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, श्री अर्जुनराम मुर्डा। प्रश्न संख्या 506। एक, जी हाँ, सभी सेवा नियमों में वर्षवार रिक्तियां अवधारित कर पदोन्नति अभ्यांश की रिक्तियों को उसी वर्ष पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरने का प्रावधान है। प्रत्येक विभाग की सेवाओं में रिक्त पदों को समय पर भरे जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभागों का है। पदों को भरने की प्रक्रिया नियमों में विहित है। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। 2, कतिपय मामलों में न्यायिक वादों विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पारित करने, संवर्ग का मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पुनरावलोकन होने तक वरिष्ठता निर्धारण के विवादों का निस्तारण नहीं होने तथा नियमों में संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन होने आदि कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर आयोजित नहीं हो पाती हैं। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर आयोजित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासनिक विभागों का है और सभी विभागों द्वारा समय पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने हेतु प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन उपरोक्त वर्णित अपरिहार्य कारणों से देरी होने की स्थिति में किसी अधिकारी विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। 3, प्राप्त सूचना के अनुसार जिन विभागों की पदोन्नति समिति की बैठकें संपन्न नहीं हो पाई हैं की सूची संलग्न है। लंबित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कब तक हो पाएंगी यह प्रत्येक प्रकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी लंबी सूची दी है। इससे जाहिर है कि मेहनत तो इन्होंने कुछ की है। आपने पहले नंबर के सवाल में जो जवाब दिया है उसमें पहले तो आपने ये बताया कि संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है और आगे आपने ये लिखा कि इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब आपका नियंत्रण इस मामले में तभी तो आप निर्देश जारी करते हैं। अब आप द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना किस सीमा तक होती है, इस मामले में आप बताएं कि पालना नहीं होती है तो आप क्या करते हैं, और अगर आपके आदेशों की कोई पालना नहीं होती है तो फिर आप निर्देश किस बात के जारी करते हैं। दूसरा मेरा ये है कि जो सूची आपने ली है इसमें 83-84 तक के 1-2 मामले हैं जिसमें 82-83 की आपके भूजल विभाग में डीपीसी पेंडिंग है। तो 82-83 से लेकर जो आपने ये कारण गिनाए हैं न्यायालयों के स्थगन आदेश, ये 20-20 साल तक तो कोई आदेश रहता नहीं। दूसरा आपने ये बताया कि इसमें किसी की जिम्मेदारी निश्चित नहीं की जा सकती, ये बात भी मेरे को उचित नहीं लगती। आप अगर मामले वाइज इसमें विश्लेषण करेंगे तो कोई न कोई अधिकारी की तो गलती होगी। जो आपने ऊपर कारण बताए हैं इनके बिना भी कई ऐसे मामले होंगे जिनमें समय पर डीपीसी नहीं होती। एक आपने इसमें सूची के अंत में 62 नंबर पर आपने कहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कब से पेंडिंग है। प्रधान आचार्य नियंत्रक सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर, इसमें कब तक हुई है कि नहीं हुई है, क्या है, इस बारे में आपने आगे कुछ नहीं लिखा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि जो सूची मैंने दी है उसमें कुछ विभागों की डीपीसी लंबे समय से नहीं हुई है। उसके कई कारण हैं, जैसे सांख्यिकी विभाग जो है वहाँ पर अन्य विभाग के पदों की संवीक्षा नहीं होने के कारण नहीं हुई। निदेशक अल्प बचत की डीपीसी 1989 से नियम न बनने के कारण लंबित है। निदेशक राज्य अभिलेखागार की डीपीसी इसलिए नहीं हो पाई कि वहाँ सेवा का रिवीजन
नहीं हुआ, उसके कारण ये लंबित है। निदेशक संस्कृत शिक्षा, प्रधानाध्यापिका प्रवेशिका विद्यालय की डीपीसी 92 से 93 से लेकर अब तक इसलिए नहीं हुई कि राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश अभी तक जारी है। इसी तरीके से निदेशक खान विभाग की भी उच्च न्यायालय निदेशक खान विभाग की पारस्परिक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं मिलने के कारण से नहीं हुई। इसी प्रकार से भेड़ और पशुपालन विभाग का विलीनीकरण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं होने के कारण से डीपीसी नहीं हो पाई है। ऐसे अनेक कारण रहे हैं। कई विभागों में इसी तरीके से उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश आने के कारण मैं पूरा आपने जो उत्तर दिया उसके 52 नंबर पर जो सूची है उसमें आप देख लीजिए 82-83 जो पेंडिंग है, इसके बारे में बता दिया। एक अंतिम जो आपने ये चिकित्सा विभाग मैं बता दूं, मुख्य अभियंता बता दीजिए आप। मुख्य अभियंता भूजल विभाग में राज्य सेवा की डीपीसी 1998, 99, 2000, 2001 की इसलिए नहीं हो पाई कि सहायक अभियंता की डीपीसी होना शेष है, जिसका कारण पदों की समीक्षा नहीं होना है। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले 2 वर्षों में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तमाम राजस्थान के विभागों की समीक्षा की। उस बात को छोड़ रहे हो, इससे आगे बढ़ो। आप ये जो सूची आपने पढ़ी है भूजल विभाग की, मैं पहले का जवाब दे रहा हूँ माननीय सदस्य, अभी पहले का इसके पहले पार्ट का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो अधीनस्थ सेवा की जो है उसमें 82-83 से लेकर 82-83 की एक और 90-91, 93-94 और इनकी वर्षों की इसलिए नहीं हो पाई कि अधीनस्थ सेवाओं में अभी तक जो है पदों की समीक्षा नहीं होना बताया है। तो इस कारण से जो ये विशेष उल्लेख आपने किया है, हम कार्मिक विभाग की तरफ से संबंधित प्रशासनिक विभाग को पर्याप्त निर्देश जारी करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयत्न करेंगे। इसका नहीं बताया आपने, मेडिकल का आपने मेडिकल का तो नहीं बताया। मेडिकल का अध्यक्ष महोदय हमारे पास में जानकारी लंबित है। जैसे ही जानकारी मेरे पास में अध्यक्ष महोदय ये था कि तमाम विभागों की पूरे राजस्थान की सूचना इन्होंने चाहिए थी। इतने संक्षिप्त समय में जितनी जानकारियां मैं उपलब्ध करवा सकता था मैंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिपार्टमेंट में सन 95-96 के बाद में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की, जूनियर स्पेशलिस्ट की, जॉइंट डायरेक्टर्स की, CMHOs की, एडिशनल डायरेक्टर की और डायरेक्टर की डीपीसी नहीं हुई है। उसके कारण से सैकड़ों पद इन विभागों में खाली पड़े। 2 तो डायरेक्टर के पद खाली पड़े, 3 एडिशनल डायरेक्टर के पद खाली पड़े, 19 पद जॉइंट डायरेक्टर्स के खाली पड़े, CMHOs के लगभग 2 दर्जन के आसपास में खाली पड़े हैं जहाँ लोग एडॉक काम कर रहे हैं, और SMOs और जूनियर स्पेशलिस्ट की तो गिनती ही नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मेडिकल की डीपीसीज आप कब तक सुनिश्चित करवा देंगे और इन पदों को कब तक भरवा देंगे? अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न एक मंत्री जी, आप यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, मैंने ये साफ पूछा है कि ये मेडिकल कॉलेज और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बारे में आप कह रहे हो मेरे को सूचना नहीं मिली। कहाँ से लानी थी सूचना? आपने जिला कलेक्टर से सूचना संग्रहित कर ली, फिर आप ये मानसिंह चिकित्सालय सूचना नहीं ले सकते। ये कोई उत्तर हुआ कि हमको सूचना नहीं मिली? जब जयपुर में सूचना लेनी वो तो आपको मिली नहीं, और सारे कलेक्टरों से आपने सूचना मंगा के दे दी। ये कोई उत्तर हुआ क्या? नहीं मंत्री जी, आप देखो 2 बात आप उत्तर प्रेषित कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कार्मिक विभाग ये कहकर के दूर नहीं हो सकता कि साहब वरिष्ठता सूची संबंधित विभाग का तय करना काम है। डीपीसी आप बिठाते हैं वो ठीक है। मुख्यतया आपने 2 आधार पकड़े हैं, एक तो न्यायालयों में लंबित मामले और दूसरी सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड नहीं की डिपार्टमेंट ने, और आप कहते हैं आपका नियंत्रण नहीं है। ये जवाब बिल्कुल असंतोषजनक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्सअप करनी पड़ेगी, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसकी भी सेवा नियमों के अंतर्गत आपको पूरी पावर्स है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप कर सकते हैं। क्यों नहीं उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड की? इतना लंबा सवाल है कि पर्टिकुलर एक जगह हो सकता है आपका सूचना का संकलन न हो सका हो, लेकिन ये सूचना तो आ गई आपके पास। फिर हाई कोर्ट का आप नाम लेकर के चलें तो
तो फिर वहाँ पे भी आपका ऑफिसर इंचार्ज रहता है। मैं अध्यक्ष को कोई सवाल पूछ रहा प्रश्न पूछिए। हूँ, आप प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? प्रश्न पूछ नहीं रहे आप। प्रश्न पूछा रहा हूँ सर, क्या ये सही है कि आप राज्य सरकार कर रहे हैं एलिसिडेट करने के लिए जो है आपको सप्लीमेंट्री पूछना चाहिए। हाँ सप्लीमेंट्री यही पूछ रहा हूँ सर, मैं दो ही सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ सर, कि ये सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ कि क्या कार्मिकी विभाग का नियंत्रण सभी विभागों के ऊपर सर्विस कंडीशंस के मामले में है या नहीं है? क्या कार्मिकी विभाग का ये उत्तरदायित्व बनता है या नहीं बनता है कि देखे कि संबंधित विभाग के अंदर वरिष्ठ सूची का निर्णय किया गया है या नहीं किया गया? क्या ये कार्मिकी विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है कि देखे कि किसी न्यायालय में लंबित प्रकरण का ठीक प्रकार से विभाग फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि स्टे के नाम से लगा रखा है? मंत्री जी इसमें कई लोग तो रिटायर हो गए, आप क्या रिलीफ दोगे उनको? 82 की जहाँ डीपीसी पड़ी हुई है, जब आप कब डीपीसी करेंगे, कब सीनियर डिटरमिन करेंगे? प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया उसके बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां जहां डीपीसी बाकी रही है उसके बारे में समय समय पर कार्मिक विभाग के सचिव द्वारा और मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की जाती है और उनको पर्याप्त निर्देश दिए जाते हैं। ये एक इतना लंबा अध्यक्ष महोदय प्रोसेस है। सबसे पहले तो कई बार सरकारी कर्मचारी स्वयं अधिकारी अपनी ACR 2-2, 3-3 साल तक भरवाते नहीं हैं। उसके कारण से जब तक ACR प्राप्त नहीं हो सारे संवर्ग की, तो उस समय उनका डीपीसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बार जब राजस्थान लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू वगैरह चलते हैं तो वहाँ मेंबर्स नहीं आते। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सिंपल प्रश्न है, मैंने सूची का आइटम नंबर 62 में पूछा है, आप ये भूमिका क्यों बता रहे हैं? मैंने कह रहा हूँ कि इस बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ये तो मैंने बता दिया ना, मेरे पास मेडिकल जिन विभागों की मानसिंह चिकित्सालय का सिर्फ इसमें इतना सा ही सवाल है, इस बारे में आपने खाली अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताया कि मेरे पास में भी सूचना लंबित रही है। मेरे पास जैसे ही सूचना प्राप्त होगी मैं अलग से इनको भिजवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है और बहरोड से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं मुख्य सचिव को निर्देश देकर पूरे विभागों की समीक्षा कराऊंगा और करा करके जिन जिन डिपार्टमेंट्स में डीपीसी रुक रही है किन्हीं कारणों से उन सबको दूर कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जो सूची आपने उपलब्ध कराई उस सूची को देखने से एक चीज स्पष्ट निकलती है कि जितने भी सामान्य सेवा के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड का होगा या अधीनस्थ कर्मचारी होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, इस सूची में वही लोग सबसे ज़्यादा इस डीपीसी से वंचित हैं। जैसे आपने अभी मुख्य अभियंता भूजल विभाग का जो बताया अधीनस्थ सेवा का, इसी प्रकार से कॉलेज एजुकेशन में भी पुस्तकालय अध्यक्ष 93-94 से लेकर के अब तक उसकी, मंत्रालय कर्मचारी का भी इसी तरह से है। इसी प्रकार से जिस विभाग का भी आपका यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, ये 95 से बाकी हैं। तो सामान्यतः इस सूची को देखने से एक बात स्पष्ट हुई है कि जो नीचे की श्रेणी के पे स्केल में है उसी की डीपीसी सबसे ज़्यादा पेंडिंग है। इसका कारण क्या? एक दूसरा यह कि इसमें आपने शिक्षा विभाग को सम्मिलित नहीं किया, उसका क्या कारण? आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। अनुमति नहीं दी है आपको। अच्छा, बैठिए। रामनारायण जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, माननीय प्रश्न करना जो प्रश्न उठाया है वह वास्तव में गंभीर है और वास्तविकता पूर्ण प्रतीत होता है। मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि 5वें वेतन आयोग ने ये सिफारिशें की कि वेतन बढ़ाते समय इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि प्रशासनिक व्यय किस तरह से कम किया जाए। कितने पद बना दिए गए अध्यक्ष महोदय, इनका काबू होना बड़ा मुश्किल। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, आपने प्रशासनिक सुधार आयोग बना रखा है, आपने स्वीकार भी किया कि वे अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें। समीक्षा तो आप इस बात की करोगे कि वास्तव में पदोन्नतियाँ डीपीसी हो रही है नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि आप अध्यक्ष महोदय सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी इच्छा है, आपकी इसमें आपका डिटर्मिनेशन है कि आप इनकी संख्या को कम करें। अधिकारी इतने हो गए हैं
कि डीपीसी कभी नहीं होगी जिसमें एक दूसरे का इंटरेस्ट आपस में क्लैश करता है, होने नहीं देते। हाँ, 1000 कोशिश कर लें, कई राज आए, कई चले जाएंगे ये, लेकिन इनकी डीपीसी की शिकायत दूर नहीं हुई। तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने प्रशासनिक सुधार आयोग बना रखा है, आपने बड़ी शक्तियाँ दी हैं, वो भी बहुत मेहनत करके आपको रिपोर्टिंग दे रही हैं। क्या आप उनसे कहेंगे कि इन अधिकारियों की संख्या के बारे में भी वे समीक्षा करें कि इसमें क्या किया जाना चाहिए? रोज आप पद क्रिएट करते जा रहे हो, नीचे से घटाते जा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने एक तो ये कहा कि ये कॉलेज शिक्षा निदेशक के यहाँ जो पुस्तकालय अध्यक्ष की डीपीसी 93-94 से नहीं हुई, तो मैं तो माननीय सदस्य स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उस समय की डीपीसी जो नहीं हुई अभी वर्तमान में नहीं, उसका कारण तो बहुत साफ है, जिसमें माननीय मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा है, पूछा है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि पदोन्नति के पद इतने रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। हमारे राज्य में वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है, वो पूरे विभागों की समीक्षा कर रही है कि पदोन्नति के पद कितने रहने चाहिए, कितने नहीं रहने चाहिए। और जिन जिन विभागों की समीक्षा हो चुकी है उनकी डीपीसी भी निरंतर हुई है। और अभी वर्तमान में हमारे इन 2-3 वर्षों में जो डीपीसी नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि मंत्रिमंडलीय समिति से जो विभाग क्लियर हो गए उनकी डीपीसी हो चुकी हैं, और जिनकी समीक्षा नहीं हुई है वो विभाग बाकी हैं। अब मैं फिर सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी जिन जिन विभागों की समीक्षा मंत्रिमंडलीय समिति ने कर ली है, उसके बाद उन विभागों की डीपीसी जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। मंत्री महोदय, आपने 65 विभागों का उल्लेख किया है अपनी सूची के अनुसार जिनकी डीपीसी पेंडिंग है, और उसमें मुख्य कारण आपने न्यायिक विवाद भी बताया और मंत्रिमंडलीय समिति में कैडर के रिव्यू की बात भी आपने कही। तो मैं जानना चाहूँगा कि न्यायिक विवाद के कारण कितने विभागों में डीपीसी लंबित है और कितने विभागों में मंत्रिमंडलीय उप समिति के रिव्यू के कारण बाकी है, और क्या आप ये मानते हैं कि जितनी 65 विभागों की डीपीसी जो आपने बकाया मानी है उसमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो जिसमें कोई ना कोई उचित कारण से डीपीसी रुकी हुई है? क्या ये सही है कि जिन विभागों ने लंबे समय तक डीपीसी नहीं की, जिन अधिकारियों को उत्तरदायित्व था, आपने एक भी अधिकारी के विरुद्ध कोई नोटिस जारी नहीं किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा? कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में बताया कि सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी नहीं, मैं तो टोटल मैं जिन जिन विभागों के लंबे समय से पेंडिंग है उनके बारे में बता रहा हूँ। आप तो मुझे बता देंगे न्यायिक विवाद के कारण कितनी डीपीसी एक तो निदेशक संस्कृत शिक्षा, निदेशक संस्कृत शिक्षा में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय की डीपीसी 92-93 से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश के कारण नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उप समिति के पुनरावलोकन की बात भी आप बता दें, कितने विभागों में पुनरावलोकन नहीं हुआ? और भी होंगे ऐसे ऑर्डर। इसी तरीके से निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग में पारस्परिक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप नहीं मिलने तथा सृजित पदों की समीक्षा नहीं होने के कारण नहीं हुई है। इसी तरीके से उनचास नंबर निदेशक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, इसके विभाग के सेवा नियम अभी नहीं बने हैं। राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु विचाराधीन है, डीपीसी संभव नहीं हुई है। इसी प्रकार से मैं तो पूछ रहा हूँ मंत्रिमंडलीय समिति में निदेशक आपने बहुत जल्दी समीक्षा करा करके और डीपीसी करा देंगे। मेन बात तो यही है, अब क्या बाकी रह गया उसमें सप्लीमेंट? निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय जयपुर, इसकी वरिष्ठता सूची के विवाद का प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण पेंडिंग है। इसी तरीके से RAS की जो सुपर टाइम स्केल की एक तरीके से डीपीसी है, वो भी न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण से लंबित है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन दीजिए, मैंने तो संख्या चाहिए साहब। न्यायिक विवाद के कारण कितने विभागों में डीपीसी नहीं हो रही, और मंत्रिमंडलीय उप समिति के पास कितने विभागों का रिव्यू पेंडिंग है?
आप संख्या से क्या नहीं, करेंगे? मैंने स्पेसिफिक पूछा साहब, संख्या कोर्ट के पूछिए। स्टे ऑर्डर है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने जानना ये चाहा बात उन्होंने क्या की? मंत्रिमंडलीय आप उप जानते हो समिति कोर्ट के में स्टे में पुनरावलोकन के तो नाम पर मामला कितने दिए विभागों की डीपीसी पेंडिंग है, इतनी ये चीज की जानकारी चाहिए। मंत्रिमंडलीय उप समिति के नाम पर आप कब तक लोगों को डीपीसी से वंचित करते रहेंगे? अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय सदस्य ये कह रहे हैं पदों की समीक्षा की जानी चाहिए, जो पद बेकार हैं, जिन पदों की आवश्यकता नहीं, राज्य में जिसका वित्तीय भार है, उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। और दो आपके तो 88, 82, 83 या 88, 89, 92, 93, 94 इनकी वैकेंसियां तो आपकी देन है। और उसके बाद फिर आप कह रहे हो 2-2 साल 3-3 साल की डीपीसी, तो ये एक प्रक्रियात्मक बात है, इस प्रक्रिया में समय लगता है। डीपीसी जो है, हम लोगों ने जैसे जिला कलेक्टर जयपुर, इसकी डीपीसी केवल 2000 और 2001 की ही बकाया है। इसी तरीके से जिला कलेक्टर बीकानेर की केवल 2000 और 2001 की बकाया है। हमने डीपीसी करवाई है, लेकिन कुछ डीपीसी जो है समीक्षा के कारण नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री रामलाल गुर्जर। प्रश्न नंबर 507। ये मंदिर देवस्थान विभाग से प्रतिबंधित और नियंत्रित नहीं है, ना ही ये पंजीकृत न्यास में है, इसलिए इस बारे में देवस्थान विभाग को कोई जानकारी नहीं है। क्या जो मंदिर देवस्थान विभाग से प्रतिबंधित एवं नियंत्रित नहीं है इसलिए जमीन को बेच सकता है? क्या ऐसे प्रावधान है? जब आपको जानकारी में महादेव जी के मंदिर की खुद कास्त भूमि पुजारी ने बेचान कर दी है, जिसकी आपने भी हाँ की है, तो इस ओर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे या नहीं तो क्यों? क्या यह मंदिर पंजीकृत नहीं है तो पंजीकृत की जानकारी कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है? अभी रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, मैंने जी हाँ नहीं कहा है। आपके पास लिखा हुआ जरूर होगा। मेरे पास जरूर लिखा हुआ जी हाँ आपने कर रखा है। देखिए साहब, मैं रिप्लाई दे रही हूँ और मैंने अभी रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, मैंने जी हाँ नहीं कहा है। मेरे पास जो आपका पत्र आया जी हाँ लिख रखा है, ये मेरे पास मौजूद है, देख सकते हो। वो बात अलग है, मगर इस जबकि वो देवस्थान विभाग के अंदर रजिस्टर ही नहीं है, तो मैं जी हाँ कैसे बोल सकती हूँ उसको? वो जी हाँ नहीं है। मैं रिप्लाई कर रही हूँ अगेंस्ट में, क्योंकि मिनिस्टर छुट्टी पे है, बीमार है शायद, इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। तो उस वो जी हाँ बोलता क्या? और मंत्री कहता तो जी हाँ बोलता क्या? देवस्थान विभाग में रजिस्टर। क्या आपने प्रश्नकर्ता के उत्तर में कहा जी हाँ और आप कह रहे हो जी ना? अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय प्रश्नकर्ता को मिला है, उससे मंत्री के उत्तर में पूरा ही अंतर है। नहीं, जो जानकारी वो चाहते हैं, डिपार्टमेंट का मिनिस्टर नहीं आया जो जवाब देने वाला तैयारी करके आवे। माननीय सदस्य, जो जानकारी आप चाहते हो, इस विभाग का ये कोई जवाब है? आपको पूरी तैयारी से बोलना चाहिए। मैं पूरी तैयारी से आई हूँ। उत्तर में कहा जी हाँ, आप सुने तो सही। को अपनी तरह मान लिया इन्होंने कि वो दूसरा देता तो मेरी तरह जवाब। आप 1 मिनट सुने तो सही। जिम्मेदारी तो हो कम से कम। आप 1 मिनट सुने, वो जो कुछ पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे देती हूँ, मगर ये देवस्थान के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं है, ये कहने का तो मुझे सही बात कहने का तो हक है ना। वो जवाब जो चाहते हैं वो मैं जवाब दे देती हूँ। नहीं, लेकिन ये गलत किसने कहा? सरकार ने नहीं कहा क्या? तो इनको कहा, आप कह रहे हो ये जी हाँ गलत है, तो ये सरकार ने कहा या तो देवस्थान का प्रश्न नहीं है, ये तो रेवन्यू का प्रश्न आ गया। जब ये जमीन जो बेचान हुई है, रेवन्यू का प्रश्न बनता है, देवस्थान मंत्री का बनता नहीं जब रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं तो जब वे पूछना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन का जवाब दे सकने के काबिल हूँ, मगर ये देवस्थान के अंडर में नहीं है। ये 63 में बेचान हुआ था, ऐसी मेरी इंफॉर्मेशन है, इस मिनिस्ट्री के थ्रू नहीं। मगर ये मंत्री के रूप में आप उत्तर दे रही हैं, व्यक्तिगत जकिया के रूप में दे रही हैं। आपने कहा मेरी इन्फॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं रखता। अप्लाई कर रही है जो मिनिस्टर, और कह रहे हैं मेरी जानकारी की बात कैसे कर रही है? ये कोई जवाब है? माननीय सदस्य, आप सुने पहले, मैं जकिया के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में दे रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने हाँ नहीं कहा है। ये कोई मतलब है क्या? मैंने जी हाँ नहीं कहा है, इसीलिए मंत्री के रूप में ही मैंने आपको
उनको समझाने की कोशिश की है कि मैंने जी हाँ नहीं किया। तो समझ लो माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या करोगे? इसमें इन्होंने माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, एक ही प्रश्न पहला है, उसी में जी हाँ करके आगे दूसरे 2-3 प्रश्न और है, 2 और 3, उसकी कोई क्रम संख्या नहीं लिखी है और उसी में ही सारा जवाब दे दिया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कर दी है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जो आपका उत्तर आया वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अलग जो है प्रश्नवाही उत्तर नहीं है। हाँ, आपने उत्तर दिया सा, क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा में महादेव जी के मंदिर की खुद कास्ट भूमि का पुजारी ने बेचान कर दिया है? जी हाँ, ये मंदिर देवस्थान विभाग से प्रतिबंधित नियंत्रण नहीं है, नहीं ये पंजीकृत प्रन्यास है। ये महादेव जी का मंदिर है। हाँ, महादेव जी का मंदिर है। और इसके सिवाय क्या नीचे जो दिया दूसरे नंबर का प्रश्न मैंने पूछा, क्या सरकार उक्त भूमि को वापस मूर्ति के नाम दर्ज करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? कोई जवाब नहीं। क्या मंदिर के नाम की, तीसरा मेरा प्रश्न, क्या मंदिर के नाम की भूमि का बेचान करना अनुचित है? यदि हाँ तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी? कोई जवाब नहीं। नहीं, हाँ या ना में जवाब तो देना चाहिए, जवाब क्यों नहीं? जब ये मामला देवस्थान से संबंधित नहीं है तो इसमें हाँ या नहीं कहने का देवस्थान विभाग से संबंधित मामला नहीं है। नहीं है ये मामला देवस्थान विभाग से संबंधित। मंदिर का मामला है, देवस्थान विभाग से संबंधित तो है। देवस्थान विभाग से कैसे संबंधित हो सकता है मामला? मेरे घर के पीछे भी मंदिर है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या देवस्थान विभाग जाके संभालेगा क्या उसको? अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय नाराज हो रही है। मैं अगर आप अज्ञात हैं तो मूल प्रश्न पढ़कर सरकार का उत्तर जो है वो पढ़ के सुनाऊं। प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, क्या ग्राम भोजपुरा, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा में महादेव जी के मंदिर की खुद कास्ट भूमि के पुजारी ने बेचान किया है? उत्तर क्या देते हैं? जी हाँ। मतलब इसका अर्थ क्या रहा? जी हाँ का मतलब ये है कि वहाँ पर आपके जो है ग्राम भोजपुरा में महादेव जी का मंदिर है। नहीं, जमीन का पहचान कैसा? इन्होंने जमीन के पहचान पर करा। जी हाँ, यह मंदिर देवस्थान विभाग से नहीं है, पहचान के बारे में पूछा है। और ये करें जी हाँ, मंत्री महोदय उत्तर में करें जी हाँ, और वैसे करें मैं जी हाँ नहीं कह रही हूँ। और शेष प्रश्न पर आप अवलोकन करें अध्यक्ष महोदय, आप अवलोकन करें, कोई जवाब नहीं। अध्यक्ष महोदय, हाँ या ना में कहीं तो जवाब आना चाहिए ना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम जाएं तो जाएं कहाँ? पहली बार विधानसभा में ऐसा जवाब आया, अपूर्ण जवाब। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर 2 और 3 का कोई जवाब नहीं, चाहे हाँ चाहे ना में जवाब तो देना चाहिए ना। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि मंदिर पंजीकृत देवस्थान में है कि नहीं, वो एक अलग बात है, आप दिखेगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या मंदिर की भूमि को पुजारी बेच सकता है क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ठाकुर जी को परपेचुअल माइनर माना है। तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि वो पंजीकृत है कि नहीं। मंदिर की भूमि को क्या पुजारी बेच सकता है क्या? आप ये बता दें। ये रेवेन्यू से संबंध रखता है। भूमि को पुजारी नहीं बेच सकता। फिर आपने कैसे किया? जी हाँ अध्यक्ष महोदय, क्या मैंने कहा ही नहीं है, मैंने जी हाँ कहा ही नहीं है। ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये आपके उत्तर मौजूद है, ये उत्तर मौजूद है। आपने जो प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य को जो भेजा है, माननीय सदस्य वहाँ से निवेदन है जी हाँ इसलिए कहा है वहाँ मंदिर है। मंदिर जमीन को बेचान नहीं किया जा सकता, भगवान नाबालिग होता है। नहीं, मंदिर का कभी नहीं बेची जा सकती। मंदिर है ये जानकारी है, बेचना कानून में प्रावधान ही नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इसे स्थगित करते हैं प्रश्न को, क्योंकि संबंधित मंत्री भी नहीं है, देवस्थान मंत्री जी भी, और पूरी जानकारी भी नहीं है, इसलिए इसको स्थगित फरमा दें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, एक महिला मंत्री के नाजायज दबारे सही जवाब दे रही है वो, और ये नाजायज दबारे महिला मंत्री को सही जवाब दिया उन्होंने, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रहा जवाब। मेरी प्रार्थना आपसे, मंत्री महोदय को किसी चीज का मालूम नहीं है, हम चाहते हैं कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें। जवाब ही नहीं है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये एक बार वापस पढ़ के मैं सुनाता हूँ जो जिनको। माननीय अध्यक्ष महोदय जी करके सुने। रेवेन्यू मिनिस्टर, माननीय मंत्री महोदया ने सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है
कि जमीन बेचान हुई है, लेकिन चूंकि वो देवस्थान के अंतर्गत आने वाला मुद्दा नहीं है इसलिए उनसे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उसकी कोई शिकायत कहीं कोर्ट में या किसी सक्षम अदालत में की जाए तो रेवेन्यू की उस धारा के तहत में कि डीटी की जमीन बेची नहीं जा सकती, उसके तहत में कार्यवाही की जा सकती है। देवस्थान विभाग की ये जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि ये उनके मंदिर नहीं। आपके शिकायत की जरूरत नहीं है, आपको जानून पड़ गया राजस्थान भर में, एक मिनट, राजस्थान भर की माफी की जमीनें आपने वापस रिज्यूम करी है। मंत्री के नाम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। और रेवेन्यू कोर्ट ही इसमें आप कितने साहब खड़े होंगे? राजस्व डिपार्टमेंट जब आपकी जानकारी में आ गया तो आप इसकी कितने लोग आप यहाँ पर? अब शिकायत की जरूरत क्या है? अब तो शिकायत की जरूरत नहीं है, शिकायत नोटिस ले लो आप। बैठिए। महिला मंत्री हमारे पास मौजूद है, पूछ लो। आप आगे। अध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मंदिर अगर आपके यहाँ पंजीकृत नहीं हुआ, अगर किसी मंदिर ने आपके यहाँ पंजीकरण नहीं कराया तो क्या विभाग भी इस बारे में निरंतर प्रयास करता है क्या कि प्रत्येक जितने भी मंदिर हैं या जितने भी ट्रस्ट हैं जो नहीं भी कराते हों तो भी विभाग उनको जबरन अपने यहाँ पंजीकृत करने के लिए आग्रहपूर्वक प्रयास करता है कि प्रत्येक कम से कम रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। माननीय सदस्य, आपके पास ये विभाग था, आप देवस्थान मंत्री थे, आपने बिना रजिस्टर्ड के क्यों छोड़े? अगर आप कर देते तो ये आज झगड़ा ही नहीं होता। आपके पास देवस्थान विभाग था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि क्या विभाग की भी ये जिम्मेदारी है या नहीं है, विभाग का भी अपना ये दायित्व है कि नहीं है कि जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं, देवस्थान के कानून के तहत उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उसके लिए विभाग ने कई प्रयास किया है क्या कि ये रजिस्टर्ड होना चाहिए? इसमें माननीय कटारिया साहब की तो आदत में है, रोजाना इन्होंने राजस्थान भर में कितने इन्होंने मंदिर रोज बनाते हैं। इनका खुद से लिस्ट ले लें ताकि हमारी मंत्री रजिस्टर कर दे, क्योंकि इनका तो काम ये है कि चलते रहते मंदिरों के शिलान्यास पत्र लगाते रहते हैं, इनकी तो आदत में ही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे मंदिरों का ठेका आपने ले रखा, फिर क्यों नहीं कार्रवाई करी आपने खुद नहीं? मैंने इसीलिए कहा कि प्रत्येक मंदिर जो भी बना है उसका रजिस्ट्रेशन देवस्थान विभाग। आप लोगों ने लेटरिन्स का ठेका ले रखा है, लेटरिन बनवाने का। हमने मंदिरों का ठेका ले रखा है, आप लोगों ने लेटरिन और बाथरूम बनाने का ठेका ले रखा है। आप लोग पाखाने बनवाते हैं, लेटरिन और बाथरूम बनवाते हैं क्या? देवस्थान विभाग जिस मंदिर की आमदनी 3000 रुपया सालाना है, उससे इंस्पेक्टर के सर्वे द्वारा उसको रजिस्टर करने के लिए प्रयत्न करता है और उसको रजिस्टर करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री दिग्विजय सिंह। प्रश्न संख्या 508। अध्यक्ष महोदय, विश्व बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न पेयजल योजनाओं के नाम, लाभान्वित शहरों ग्रामों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है। विश्व बोर्ड से अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, केकड़ी, सरवार, नसीराबाद ये 6 शहर हैं अजमेर जिले के लाभान्वित हो रहे हैं। नंबर 2, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना केकड़ी सरवार तहसील, इसके 94 गांव की स्कीम स्वीकृत है जिसमें 22 गांव को लाभान्वित किया जा चुका है। नंबर 3, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना नसीराबाद तहसील, इसके 61 गांव की योजना स्वीकृत है जिस पर कार्य चल रहा है। नंबर 4, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना बिनाई मसूदा सेक्टर गाँव हेतु मात्र जल उत्पादन प्रावधान शामिल, इसमें केवल गुलाबपुरा और विजयनगर शहरों को लाभान्वित करीब करीब किया जा चुका है और 232 गांव की योजना विचाराधीन है। नंबर 5, जयपुर विश्व परियोजना, इसमें 3 शहर
और 20 गांव, 3 शहर जयपुर, टोडाराज सिंह और मालपुरा, इसकी योजना और 20 गांवों की योजना इसमें ली हुई है। नंबर 2, विश्व बांध से जयपुर पानी लाने हेतु 1100 करोड़ रुपए की स्वीकृत योजना के अंतर्गत टोंक जिले के 2 शहरों क्रमशः मालपुर व टोडाराज सिंह एवं मालपुरा तहसील के 9 ग्राम चांदसेन, कड़ीला, भगवानपुरा, अमली, सौंप, डिग्गी, धोला का खेरा, टीपर, डोली व लावा सम्मिलित है। उपरोक्त विश्व बांध से जो योजना स्वीकृत है उसके अतिरिक्त ग्रीष्म आश्वस्तता कार्यक्रम के अंतर्गत टोंक जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु क्रमशः 315.79 लाख एवं 105.28 लाख रुपए कुल 421.7 लाख के कार्य प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माह अप्रैल 2001 तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य संपादित किए जा चुके हैं। वर्तमान में जिला टोंक में 15 अभिवर्धन पेयजल योजनाएं 533.60 लाख रुपए की स्वीकृत है, जिनका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस बांध के प्रस्तावित बाबत सिंचाई विभाग से अध्ययन करवाया जा रहा है। अध्ययन समाप्ति के पश्चात मिलने वाले पानी की अनुमानित मात्रा ज्ञात हो पाएगी। तत्पश्चात इस पानी को के प्रयोग बाबत निर्णय होना संभव हो सकेगा। नंबर 3, जी नहीं, तथापि जयपुर शहर के लिए ग्रीष्म में आकस्मिकता कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना 18.22 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 125 नलकूप, 200 हैंडपंप, 3 उच्च जलाशय, 2 स्वच्छ जलाशय, राइजिंग एवं वितरण पाइपलाइनों व अन्य संबंधित कार्यों का प्रावधान है। इसके अंतर्गत वर्तमान में स्रोत संवर्धन के कार्य प्रगति पर है। नंबर 4, प्रश्न के भाग संख्या 3 के उत्तर के अनुसार जयपुर शहर में कंटीजेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से अप्रैल 2001 तक 85 नलकूपों का वेदन कार्य पूर्ण कर 55 नलकूपों को वर्तमान व्यवस्था में जोड़ा जाकर चालू कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि आपने जो सूची दी है इसमें नंबर 2 पे आपने बताया कि फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना केकड़ी सरवार तहसील में 94 के गांव कवरेज करना प्रस्तावित था। उसके अगेंस्ट में आपने 62 किए हैं, 32 अभी तक बाकी हैं जो कि फ्लोराइड के हैं। और तीसरे में फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना निसाराबाद तहसील के 61 के 61 पूरे ही अभी जो फ्लोराइड युक्त हैं उनमें कोई काम प्रकृति पे नहीं हुआ। चौथा में फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना भिनाई मसूदा सेक्टर गाँव हेतु महात्मा जल संसाधन उत्पादन प्रामिल में 232 शहर तो 2 गांव हैं 232 और उसमें कोई प्रकृति नहीं है। जयपुर बीसरपुर योजना का जयपुर से बीसरपुर योजना में का जो पानी जयपुर लाने के लिए बात आपने कही है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी जानना चाहूँगा कि इस योजना के बनाने के या लाने के लिए शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और समारोह आप भी मौजूद उसमें किया गया था और 1100 करोड़ रुपए की योजना यहाँ सांगानेर के पास में इसका शिलान्यास हुआ। अब तक इसका क्या प्रगति हुई? आपने राज्य सरकार ने क्या इस 1100 करोड़ की जो वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेने जा रहे थे उसके अगेंस्ट में आपको गारंटी देनी थी, आपने गारंटी दे दी क्या? राज्य सरकार ने गारंटी देने को तैयार है क्या? अभी तक जयपुर में पानी की कोई जो दिक्कत है उस संबंध में आपने जो प्रश्न 3 में भी कहा है उपाध्यक्ष महोदय, ये भी जानना चाहूँगा। प्रश्न 3 में आपने कहा है कि क्या जयपुर शहर में पीने पानी हेतु परियोजना अलावा कोई वैकल्पिक योजना पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ तो कौन? आपने कहा जी नहीं। तथापि जयपुर शहर के लिए ग्रीष्म आकस्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना 18.22 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 125 नलकूप, 200 हैंडपंप, 3 उच्च जलाशय, 2 स्वच्छ जलाशय, राइजिंग एवं वितरण पाइपलाइनों व अन्य संबंधी कार्यों का प्रावधान है। मैं जानना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि इस संबंध में अभी भी ये तो आपके सर्वे में ही चल रहे हैं,
और ये गर्मियों के दिन आ गए, आपने क्या व्यवस्था की है यहाँ पे जयपुर में पीने के पानी व्यवस्था को उपलब्ध सुलभ कराने के लिए, इसका उत्तर। अध्यक्ष महोदय, नंबर 2 फ्लोराइड नियंत्रण का जो ये केकरी छबाड़ का है, 54 गांव में से 22 गांव को लाभन्वित किया जा चुका है। इसमें अध्यक्ष महोदय बड़ी 1100 mm की पाइपलाइन की आवश्यकता रहती है और वो उसके टेंडर करने की प्रक्रिया में 5-6 महीने लग जाते हैं। वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसका शीघ्र ही वो काम पूरा हो जाएगा। 54 गाँव को भी उसको जोड़ दिया जाएगा। तीसरी फ्लोराइड का जो मामला है, इसमें पहले चूँकि विजयनगर और गुलाबपुरा एक भीलवाड़ा में है, एक अजमेर ज़िले में है, उन 2 शहरों को जो बरसात के दिनों में वह पानी की व्यवस्था हो नहीं पाती थी, इसलिए पहले उन शहरों को 2 शहरों को लाभन्वित करने की योजना बनाई गई थी। वहाँ पानी पहुँच गया है, 3-4 दिन में उसका टेस्ट भी हो गया है और शेष गाँव का जो प्रोग्राम है उसको ये कार्य पूरा होने के बाद किया जाएगा, क्योंकि पाइपलाइन भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर हम पूरा काम तरीके से करते तो 2-3 साल लग जाते, इसलिए इस काम को युद्ध स्तर पर किया गया। और जब दूसरे जो गांव की योजना है उसको हम इन दोनों गांव शहरों के लाभान्वित होने के बाद इसको लिया जाएगा, इसलिए इसमें देरी होने का कोई कारण नहीं है। और जयपुर और कृष्णपुर का जो मामला है, इसमें करीब 1100 करोड़ का मामला है। इसमें रेलवे जो लाइन है उसको हमने करीब एक्वायर कर लिया है, उनको पैसे हमने जमा करा दिए हैं और 20 करोड़ रुपये करीब जमा हो चुके हैं और हमारा सारा टेंडर प्रक्रिया के अंदर है और ये कार्य भी हमारे ये जून से पहले हम इसको स्टार्ट करने की चेष्टा करेंगे। जहाँ तक कंटीजेंसी प्लान का मामला है, इसमें जयपुर शहर और जयपुर ज़िले के अंदर जो भी स्कीम कंटीजेंसी के अंदर बनाई गई थी वो सारे के सारे जो ट्यूबवेल और हैंडपम्प जितने थे वो अप्रैल के अंदर जितने हमारे को करने थे वो सारे कर दिए गए हैं। एक भी ऐसा हैंडपम्प या ट्यूबवेल शेष नहीं रहा है जो हमारे प्रावधान में रखा गया था। इसके अलावा भी पानी को परिवहन करने का काम या दूसरे जो छोटे मोटे काम की वजह से जो जनता को परेशानी है उसके समाधान के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई कोताही बरतने का कारण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्पेसिफिकली मैंने पूछा था माननीय मंत्री जी से कि आपने 1100 करोड़ रुपए की जो जयपुर के लिए पानी की योजना बनाई, उसके अगेंस्ट में आपने कहा था 20 करोड़ रेलवे को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। आप वर्ल्ड बैंक से भी तो लोन ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट के अंदर आपने क्या व्यवस्था की है? गवर्नमेंट ने उसकी गारंटी देने के लिए आपने कोई व्यवस्था की है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने गारंटी मांगी है और 1100 करोड़ रुपए की आप अभी तक योजना का नहीं करेंगे तो ये साल ये निकल गया और 2 जुलाई के अंदर बरसात आ जाएगी, फिर अगले साल आप कर नहीं सकेंगे। तो जयपुर की जो आप इसको बिसलपुर से लाने की योजना के बारे में 1100 करोड़ की है, ये आप 2 साल बाद में 1400 करोड़ हो जाएगी। तो आप विभाग क्या कर रहा है और राज्य सरकार क्या कर रही है कि वर्ल्ड बैंक से जो 1100 करोड़ ले रहे हैं उसकी क्या शर्त है कि आपको गारंटी देनी है? क्या आप रेलवे को तो देंगे, वो तो ठीक है। और एक मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम पूछना चाहूँगा कि इसी के साथ साथ आपने कहा है ईसरदा के बारे में, ईसरदा का जो विकल्प जो आपने दिया है उसके लिए भी जानना चाहूँगा कि उसके बारे में 1990 में आपकी मीटिंग हुई थी एडिशनल इंजीनियर चीफ इंजीनियर्स की, दोनों विभागों की, और उन्होंने इसको उपयुक्त माना था। सेंट्रल वाटर बोर्ड कमीशन ने उपयुक्त माना है। मेरे को जो मालूम पड़ा है कि आपके विभाग ने सिंचाई विभाग को लिख के भी दे दिया है, भेजा है सहमति के लिए कि अगर 50% पानी 50% खर्चा अगर वो देने को तैयार है तो आपके डिपार्टमेंट इस योजना को हाथ में लेने के लिए तैयार है। क्या इस बारे के अंदर आप क्या विचार कर रहे हैं और इसका आपकी सोच है कि नहीं? क्या इस योजना को बनाएंगे कि नहीं? और एक गारंटी का जो प्रश्न है उसको भी आप स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक 1100 करोड़ रुपए की जयपुर योजना का प्रश्न है, इसमें कुछ पैसे हमारा डिपार्टमेंट लगाएगा, कुछ राज्य सरकार का प्रावधान रखा हुआ है, बजट के अंदर प्रावधान रखा हुआ है, और कुछ उनको जो हमारे को लोन देगा उसकी गारंटी वो मांगते हैं और वो करीब हमारी प्रक्रिया में है।
और पैसों के कारण हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है। सारी प्रक्रिया विचाराधीन है, काम चल रहे हैं, टेंडर आउट कर लिए गए हैं और आपको किसी तरह का कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। समय पर चुनाव से पहले, ये जो 5 साल के चुनाव प्रक्रिया से पहले हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं, पहले करने की हमारी चेष्टा है। नंबर 1, इसरदा बांध का जो प्रश्न है, ये जब तक कमला जी यहाँ विराजी है सिंचाई मंत्री, 50% पैसे अगर इरिगेशन विभाग से मिल जाते हैं तो इसरदा बांध की बात भी की जा सकती है। लेकिन ये बिसुल बांध और इसी जयपुर की योजना के पूरा होने के बाद इस पर विचार किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बीसलपुर परियोजना मूलतः अजमेर जिले की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। आप उससे जयपुर को पानी दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि अजमेर जिले में जो मूलतः योजना अजमेर जिले के लिए बनी थी, उसमें पानी की आपूर्ति पूरी कर पाएंगे कि नहीं, ये मेरा प्रश्न आपसे था। अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध की बराव क्षमता इतनी ज़्यादा और इतनी सक्षम है तो अजमेर जिले के जितने गांव हैं, 6 शहर और करीब 300-400 गाँव के बाद भी इसमें पानी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि पूरे जयपुर शहर तो की मांग की पूरी की जा सकती है। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, यूँ ये टोंक जिले का बांध है, कोई अजमेर के लिए ही नहीं है, पूरे राजस्थान को ध्यान में रखकर स्कीम बनाई जाती है, कोई ब्यावर और अजमेर के लिए नहीं बनाई जाती। इस बात टोंक के लोग भी आशा करते हैं, जयपुर के लोग भी अपेक्षा करते हैं, राजस्थान को ध्यान में रख करके की जाती है। संकुचित विचारधारा के लोग हम नहीं है साहब, हम बड़े दिमाग के लोग हैं। अजमेर के लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अजमेर जिले में कई बार ये बात आई है, जहाँ से बीसलपुर की पाइपलाइन जिन गाँवों से निकल रही है, आपने कई जगह आश्वासन दिया है कि उन गाँवों की पानी की आपूर्ति बीसलपुर पाइपलाइन से करा देंगे। तो आगे की जो फ्यूचर नीड्स हमारी है, उसको अभी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बीसलपुर के वर्तमान प्रोजेक्ट में, उसको पूरा करके आप जयपुर को पानी दीजिए, कहीं को भी दीजिए, अजमेर को कोई एतराज नहीं था। और बीसलपुर परियोजना मूलतः अजमेर जिले के लिए बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहूँगा, मैंने एक प्रश्न किया था, उसमें कहा है क्या ये सही है कि सरकार के निर्णय अनुसार बीसलपुर बहुउद्देशीय योजना केवल पीने के पानी हेतु रखी जाएगी? यदि हाँ तो पूर्व में जो उद्देश्य था क्या उसमें परिवर्तन हुआ है? यदि हाँ तो कब? क्या ऐसा करना जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है? उसका उत्तर दिया जी नहीं। बीसलपुर परियोजना पीने के पानी हेतु एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई थी। वर्तमान में भी यही उद्देश्य है, केवल अजमेर के लिए नहीं थी। ये तो अजमेर तो सारा हम मानते हैं जिला वहाँ पानी पीने का पानी की कमी मिलना चाहिए, पर ये बहुउद्देशीय योजना का अर्थ ही यही है। ये बहुउद्देशीय क्यों कहलाती? तो सिंचाई अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक जानना चाहूँगा। आपने कहा था कि बांध की क्षमता बहुत है, मेरा निवेदन ये है कि बांध की क्षमता कितनी है और वर्तमान में कितनी क्षमता या कितना प्रतिशत पानी आपने रोका है? दूसरा मेरा सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय कि बनास जो योजना से पानी जाता था, बनास नदी से केकड़ी तक की वो लाइन जो आपकी बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है, उस लाइन को अगर आप उखड़वा के और इधर जूनियर साइड में जो आपका पानी गाँवों को जोड़ने की योजना है, वहाँ पर अगर आप शिफ्ट करा दे तो आप जल्दी पानी देने की स्थिति में होंगे, अन्यथा आप जो है 2 साल तक भी वहाँ पानी नहीं दे सकते। मेरा निवेदन ये है कि विजयनगर और गुलाबपुरा पानी देने की योजना गत वर्ष थी आपकी 31 मार्च, 1 साल बाद तक आज तक भी वहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय माननीय सदस्य महोदय पहुँच गया है, विजयनगर को क्रॉस कर लिया है। कैसे अब वो पहुँच गया कि मालूम है कहीं भाई तो पहुँच गया है सर, बिल्कुल चालू करके आया हूँ परसों के दिन। तो भारत सरकार सर मैं चालू करके आया हूँ, देख के आया हूँ सर, माननीय उपाध्यक्ष उद्घाटन करके आया हूँ। मेरा निवेदन ये है कि आपका भिड़ाई से विजयनगर तक पानी पहुँचाने में माननीय मंत्री महोदय आपकी जानकारी में कम से कम 2 महीने का समय लगा और जगह जगह पाइप का लीकेज हो गया है। तो यही स्थिति रही तो जो गाँवों को आपको जोड़ने की मंशा अध्यक्ष महोदय आपका समय पर नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है
कि इस योजना के लिए गाँव में पानी पहुंचाने के लिए भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। गाँव की हालत बहुत खराब है, इसलिए आप क्या भारत सरकार से सहयोग लेके इन गाँवों को जल्दी से जल्दी जोड़ने की इच्छा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, बिसलपुर योजना सिर्फ अजमेर जिले के लिए बनी है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर जिले के प्रत्येक गांव, मजरे और ढानियों को पहले पानी पहुंचाएं। और रहा जयपुर का सवाल, जयपुर को अगर आप इसरदा बांध से अगर आप पाइपलाइन बिछा कर अगर सप्लाई देते हो तो मात्र 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और बिसलपुर बांध से अगर आप सप्लाई देते हो जयपुर को तो 1100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसरदा बांध से अगर जयपुर को पानी देते हैं तो हमें राजस्व की भी बचत होगी। और 308 का पानी जो पेयजल के लिए अपने बिसलपुर योजना के अंतर्गत 308 का पानी सिर्फ मात्र पेयजल के लिए उपलब्ध होगा और 309 के ऊपर का पानी आपके सिंचाई विभाग के लिए होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय जी से कि इसके अंदर अभी किसी भी प्रकार का सिंचाई के अंदर पानी नहीं देवे और बिसलपुर योजना का पानी प्रत्येक अजमेर जिले के गांव, मजरा और ढानियों के अंदर बिसलपुर की पाइपलाइन बिछा करके उनको पानी मुहैया करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाद में प्रधान के बाद में पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप बीच में नहीं, मैंने अनुमति दी है। श्री कयूम। माननीय अध्यक्ष महोदय, 66.50 करोड़ की विजयनगर और गुलाबपुरा की आपने योजना मंजूर की थी। श्री कयूम खां, बाद में आपका नंबर आ जाएगा। अभी जो हाल ही में 300 mm की पाइपलाइन विजयनगर में डाली है और वही पाइपलाइन मसूदा के अंदर डलनी थी। अब वहां पर नई लाइन 900 mm की विजयनगर और गुलाबपुरा में डाली जाएगी और उसको हटा करके 300 mm की और 400 mm की विजयनगर के अंदर वो पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे मेरे क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें पैदा होगी। पेयजल पानी से पीने की समस्या काफ़ी परेशानी होगी। इस कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी और भी स्कीमें चली हुई हैं, उस पाइप को वहीं रहने दिया जाए और दूसरे पाइप का टेंडर 300 mm का करके और उसको मसूदा को जल्द से जल्द भरा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रमजान खान से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में अजमेर जिले के जितने भी नगर हैं जहां पे बिसलपुर परियोजना का पानी जा रहा है, वहां पे आज 72 घंटे के अंतराल में पानी मिल रहा है। अब जब 72 घंटे के अंतराल में अजमेर जिले की प्यास ही नहीं बुझ रही है तो आप इस जयपुर जिले में यहाँ पानी लाने का क्या औचित्य है, मेरे कोई समझ में नहीं आता है। ना तो अजमेर जिले की प्यास बुझेगी ना जयपुर जिले की प्यास बुझेगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस जयपुर जिले की स्कीम को आप बंद कीजिए। ये बिसलपुर परियोजना केवल मात्र अजमेर जिले के नगर और गाँव के लिए बनी हुई है, जयपुर के लिए कतई नहीं बनी है। पूछ लिया क्वेश्चन मंत्री जी। अभी बैठिए, श्री जगवेश बैठिए। के लिए रोकते नहीं है, आपको भी देने के लिए तैयार। आप बीच में संकुचित भावना से बात मत करिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना करौली जिले के लिए भी बनाई गई है साहब, उसके बारे में कब कार्रवाई हो रही है? सारे पानी की भयंकर समस्या करौली जिले का होती जा रही है। सेंट्रल सरकार ने उसको रोक रखा है, दिल्ली सरकार ने हमारी योजना को रोक रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना पूरे करौली जिले को लाभान्वित करेगी, सवाई माधोपुर जिले को लाभान्वित करेगी ये योजना, जिससे हमारा पूरा टोडा भी नांदोती आएगा इसी में साहब। इस योजना के बारे में भी माननीय मंत्री महोदय अवगत कराएं। अगर इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में आप दिल्ली सरकार को कब लिख रहे हैं? दिल्ली सरकार ने अटका रखा है हमारा मामला, दिल्ली सरकार ने हमारी सिंचाई योजना को अटका रखा है। अब तक मंजूर हो जाती, सारे जिला दौसा, जिला करौली, जिला सवाई माधोपुर, तीनों जिले पानी की समस्या बन गई। इसके कारण दिल्ली सरकार को लिखा जाए, प्रस्ताव पारित किया जाए दिल्ली सरकार के खिलाफ। हमारे सवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज में तो किसी की भी प्यास नहीं बुझ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके राज में किसी की प्यास नहीं बुझ रही है। अजमेर टोक जयपुर वाले काम का ही लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सांगरवाड़ा योजना अतिक्रमण हटवाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अतिक्रमी श्री विनोद अग्रवाल बट्टा को अध्यक्ष नगरपालिका के बाहर से बयाना की जनता को बचाने की कार्रवाई कर उन्हें निलंबित व बर्खास्त करने की कृपा करें, ऐसी हमारी आशा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी टेलीफोन द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय शांति धारीवाल साहब के हस्तक्षेप को देखते हुए अतिक्रमणी
ने कुछ हिस्सा खाली करना चालू कर दिया है, जिसके लिए मैं मेरी तरफ से और हमारी बयाना की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय साध्वी धारीवाल जी को धन्यवाद देता हूं। पढ़ाई काय को एक ही बात कहते थे ना, पढ़ाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में गणेशपुर थाने को दोवड़ा में स्थानांतरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण। मान्यवर, डूंगर पंचायत समिति का क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है तथा पहाड़ी भी है। पहाड़ी होने के कारण मेन रोड से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात बीच में पहाड़ियाँ होने से घूम कर जाना पड़ता है। ऐसे क्षेत्र के लिए पुलिस थाना गणेशपुर है, जो आसपुर क्षेत्र में पड़ता है। गणेशपुर थाने को एक तरफ होने से दोवड़ा गांव में स्थानांतरित कराने के लिए भूमि अलॉट कर रखी है तथा बाउंड्री वाल का पाया भी भर रखा है। थाना बीच में नहीं होने से पुलिस को निश्चित स्थान पर जाने के लिए बहुत समय लग जाता है, जिससे किसी भी केस को निपटने के बजाय उलझ जाता है और पुलिस की महत्ता भी कम हो जाती है। अतः मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि गणेशपुर थाने को दोवड़ा में जहां क्षेत्र के बीचों बीच है स्थापित कराने की कार्रवाई करें। जय हिंद, धन्यवाद। श्री ज्ञानदेव ओझा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा के नियमों के नियम प्रक्रिया 295 के अंतर्गत एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जिसके बारे में संपूर्ण सरकार को भी आश्चर्य होगा और माननीय सदस्यों को भी। मैं विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड अलवर ने एक ही बिल क्रमांक एवं दिनांक में भिन्न भिन्न फर्मों को विक्रय बिल जारी किए हैं। उक्त फर्म ने 2 तरह की बिल बुक एवं चालान बुक कर चोरी की नीयत से बनवा रखी हैं। उदाहरणार्थ, बिल नंबर 3332 दिनांक 23/3/2001 को मैसर शील ट्रेडिंग कंपनी नया बाजार दिल्ली को जारी हुआ है। इस बिल नंबर 3332 में दिनांक 23/3/2001 को मैसर दीपक वेज प्रो प्राइवेट लिमिटेड अलवर को भी जारी किया गया है। यानी एक ही बिल में 2 फर्मों को माल सप्लाई किया गया। क्रमांक 1, एक ही बिल में इन बिलों का सीरीज का अंतिम नंबर 3350 है, जो कि मेरे पास उपलब्ध है। यह बिल नंबर भी 2 फर्मों को एक ही दिन दिनांक 25/3/2001 को जारी किया गया है, जिसमें से फर्म मैसर्स सुरेश कुमार अग्रवाल एंड कंपनी दिल्ली को इसी बिल नंबर पर 74,626 रुपये का विक्रय दिखाया गया है, और जबकि दूसरी तरफ फर्म मैसर दीपक वेज प्रो प्राइवेट लिमिटेड अलवर को इस बिल नंबर पर 3,01,665 रुपये का विक्रय दिखाया गया है। क्रमांक 2, इसी प्रकार मैं विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड अलवर ने चालानों की भी 2 प्रतियां बनवा रखी हैं। मेरे पास उपलब्ध प्रति का नंबर 898 है, जो मैसर्स गायत्री ट्रेडिंग कंपनी सूरजपोल मंडी जयपुर को दिनांक 21/2/2001 को जारी किया गया है, जबकि इसी चालान नंबर 898 से 23/2/2001 में मैसर्स भगवती कृषि फार्म गांव बीजवा रामगढ़ अलवर को भी माल भेजा गया है। यह रामगढ़ मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जहां इनका फार्म है। इसी प्रकार इनका खुद का ही फार्म है। इसी प्रकार उक्त व्यवसायी ने बिक्री कर चोरी की नीयत से बिल नंबर एवं चालान की 2 प्रतियां बनवा रखी है, ताकि माल गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने पर एक बिल को फाड़कर या नष्ट कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर अर्थात बिक्री कर विभाग द्वारा चेक करने पर उसे अकाउंट फाड़ कर सकें। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2000 एवं 2001 व्यवसायी ने फर्जी बिलों चालानों द्वारा अनुमानित 106 करोड़ रुपए का विक्रय किया है। मेरे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में व्यवसायी ने 3,350 बिल तथा 898 चालान फर्जी जारी किए हैं, जिनमें कोई बिक्री कर जमा कराया गया हो, इसमें संदेह है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में दिनांक 24/4/2001 फर्म मैसर्स विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड अलवर ने 247 बिल फर्जी जारी किए हैं। इन फर्जी बिलों द्वारा अनुमानित 6.17 करोड़ रुपए का माल विक्रय किया है। 6.17 करोड़ रुपए का माल विक्रय किया है, जिन पर कोई बिक्री कर
नहीं चुकाया गया। अतः इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। फर्म मैसर्स विजय सोलवर्स के बिना क्रमांक की पैकिंग सीरीज की बुक से माल लदान दिखाया गया है, जिसका कोई बिल नहीं काटा गया है अथवा काटा गया है तो इसकी जांच की जाए। अतः मैं राज्य सरकार से इस संगीन अपराध की जांच करने एवं फर्म के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निवेदन करता हूं, ताकि ऐसे कर चोरी के आज तक के अपराधियों को, आदतन अपराधियों को सजा मिल सके। हो सकता है विभाग के कुछ अधिकारी भी इस कांड में लिप्त हों, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कर रहे ठीक नहीं है, मनगढ़ंत बातें की जा रही है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। माननीय सदस्य आप ऑर्डर 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 विराज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्रवाई से निकाला जाए। अप्रोप्रिएशन बिल आ रहा है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसका जवाब इनसे मिल जाएगा, उसके बाद बहस क्या। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था। 295 के जरिए कोई मामला उठाया गया, जैसा मुझे कार्मिक मंत्री जी ने बताया, कोई सेल्स टैक्स की चोरी के बारे में यहाँ पर आपने जिक्र किया है। तथ्य मेरे सामने नहीं है, ना मैं सदन में नहीं था, इसलिए मेरी जानकारी में नहीं है। एप्रोप्रिएशन बिल के सिलसिले में मैं तैयारी कर रहा था। अगर मुझे इसकी जानकारी देंगे, निश्चित जानकारी अभी दे दें, मैं इसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा। मुझे फैक्ट्स नहीं मालूम था, मेरे ना अभी फैक्ट्स नहीं, अभी आपने कोई बात कही, मुझे फैक्ट्स ही नहीं पता है। नहीं क्या मुझे अभी भी मुझे फैक्ट्स पता ही नहीं। अब अभी बता देंगे 2 मिनट में। तो आप मुझे दे दें ना, दे दो भाई, आप मुझे दे दीजिए फैक्ट्स, आप मुझे दे दें, फैक्ट्स दे दें, मैं इसको दिखवा लेता हूँ, मैं इसको दिखवा लेता हूँ, और जो भी स्थिति है इसको दिखवा के इस पर कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। श्री गुलाब चंद कटारिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कि बड़ी शादी विधानसभा 3 पंचायत समितियों से मिलकर बनती है। पंचायत समिति डूंगला, पंचायत समिति बड़ी शादी और प्रतापगढ़ की 19 पंचायतें इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जिनका एक छोर उदयपुर जिले से मिलता है तो अंतिम छोर मध्य प्रदेश की सीमा पीपली मंडी से मिलती है, जिसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर से अधिक है। सड़कों की दृष्टि से आज भी कई पंचायत मुख्यालय पक्की सड़कों से वंचित हैं। पंचायत समिति प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसकी पंचायत पाल, मधुरा तालाब, झरी पीपली, डुंगला की बिलोट, पलोदरा, नौगावा, पालोद, बड़ी शादी की विनायका, पुनावली, कचुमरा और भाटोली ब्राह्मणा निम्न पंचायतें पक्की सड़कों से आज भी जुड़ी नहीं हैं। इस जो सड़कों से जुड़ी हुई है उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें सड़क से जुड़ा हुआ कहना भी सड़क का अपमान है। बड़ी सालदी पंचायत समिति प्रतापगढ़ से जुड़ी होने के बाद भी अब क्षेत्र की पंचायतों में जाने के लिए छोटी सालदी होते हुए 60 किलोमीटर चलने के बाद मेरा विधानसभा क्षेत्र प्रारंभ होता है, जबकि रतीचंद जी का खेड़ा गुंदलपुर होता हुआ यदि प्रतापगढ़ की छरी पीपली पंचायत को जोड़ा जाए तो मात्र 10 किलोमीटर सड़क बनाने से यह विधानसभा क्षेत्र आपस में जुड़ सकती है। इसके अभाव में यहाँ के नागरिकों को न तो प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्ध होती है, न ही विकास का लाभ मिल पाता है। सीता माता के जंगल का संपूर्ण क्षेत्र इस विधानसभा क्षेत्र में आता है, जिसमें उसमें निवास करने वाले आदिवासी भाइयों को न तो सड़क और न कोई अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल पाई है। अतः इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़कों से जोड़ना अति आवश्यक है। ऐसे लोक महत्व के विषय पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्री रामस्वरूप मीणा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विधानसभा से चोड़ा भीम की तहसील नांदौती में उपखंड कार्य खोलने के बारे में महोदय, विधानसभा क्षेत्र चोड़ा भीम की तहसील नांदौती में जनता की मांग, वहाँ की नल स्कीमें, जिसके अंदर 43 नल स्कीमें वहाँ पर आज कार्य कर रही हैं। इस नांदौती क्षेत्र में माड़ के नाम से जो प्रसिद्ध है, यहाँ पर इस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तालाब भी वहाँ पे सूखे पड़े हुए हैं, जानवरों को भी पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में उपखंड की मांग को लेकर मैं लगातार पिछले 10 वर्ष से इस सदन में उठाता चला आ रहा हूँ, पर
भाजपा शासनकाल होने के कारण कांग्रेस के गठगोड़ा भीम क्षेत्र की नादौती तहसील में भाजपा ने उपखंड की घोषणा नहीं की। माननीय किसानों के हितैषी मंत्री जी, आपने भी इस मांग को वाजिब माना और सदन में भी आश्वासन आपने बार बार मुझे दिया। आप जिस समय सवाई माधोपुर माननीय मंत्री जी पधारे थे गणेश जी महाराज की पावन भूमि पर, उस समय आपने करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिलों की पानी की समस्या को लेकर के एक बहुत बड़ी मीटिंग आपने की थी एवं उस समय मैंने ये मांग आपके सामने रखी थी और आपने वहाँ भी आश्वासन दिया था अगर जल्दी से जल्दी ये कार्य खोल दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी, आपके पधारने पर निश्चित रूप से सारे क्षेत्र की जनता ने आपको आभार भी प्रकट किया था और तमाम अखबारों में लगातार ये आया था अगर आपने कार्यालय जो हमारी घोषणा की है निश्चित रूप से इसकी जल्दी से जल्दी क्रियान्वित होगी। आप जैसे कर्मठ, ईमानदार, वचन के धनी जो एक बार कह देते हैं वही करते हैं, जैसा हमारे शास्त्रों का भी प्रमाण है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस प्रकार से ये वाणी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है ऐसी वाणी आपने भी वहाँ बोली थी और निश्चित घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो वाणी सफल नहीं हुई। इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ कहा है आपकी कथनी करनी में माननीय मंत्री जी अंतर नहीं होता है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम की तहसील नादौती में सब डिवीजन कार्य खोलने की आज ही आप घोषणा करेंगे ताकि हमारी नादौती जो कि हमेशा से संकट में पानी का संकट जहाँ बना हुआ है, नल इसके में जहाँ पर ज्यादातर बंद पड़ी रहती हैं, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो घोषणा की है उसकी कार्रवाई आप जल्दी से जल्दी करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। अब उन्होंने हमारे क्षेत्र को पूरा ध्यान रखा है। मेरी अभी 4 करोड़ की स्कीम उन्होंने अभी मंजूर की है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। अगर नांदौती की 4 करोड़ की स्कीम मंजूर करके उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। इसी प्रकार वो उपखंड कार्यालय भी जल्दी से जल्दी खोलेंगे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब उन्होंने कार्यालय खोलने का आश्वासन दे दिया और पुनः मैं आपके माध्यम से नांदौती और टोडा भीम की जनता की ओर से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, सदन की ओर से धन्यवाद दूंगा। अब उन्होंने मेरे क्षेत्र में विशेष मेहरबानी की है और उपखंड कार्यालय जल्दी खोलेंगे। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बुला रहे हैं। श्री शिवराम सिंह, इनकी मांग बहुत वाजिब है। क्यों अध्यक्ष महोदय, आप काय को पैरोकारी कर रहे हो? मंत्री महोदय आना चाहिए, आप क्यों पैरोकारी कर रहे हो? हमारे लिए आ रहे हैं तो उनके लिए आना चाहिए। आप मंत्री को माननीय सदस्य, मंत्री को बोलो, धरना दे दो। नहीं चुप नहीं रहेंगे साहब, अपने हक के लिए हम ये तो ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कोई भी मंत्री ये नोट करता है। नादौती में उपखंड कार्यालय खोलने का काम नोट कर लिया मैंने। श्री शिवराम सिंह जी, 10 साल तक नोट करके रखोगे, कुछ करो तो सही। इनका सावरमल जी, 10 साल से पीड़ित आदमी, इसकी मदद तो करो। शिवराम सिंह जी बोलो। ये तीसरा बजट है बीडी कला साहब, बीडी कला साहब, ये तीसरा बजट। मुझे पूरी आशा है हमारी संवेदनशील सरकार, जनहितैषी सरकार, आदरणीय गहलोत जी की सरकार इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। बिल्कुल पूरा करेगी। विश्वास रखे। मैं आपके विपक्ष वालों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी सरकार निश्चित रूप से इसको जल्दी से जल्दी करेगी और सारा सदन मांग कर रहा है, इसलिए और भी जल्दी होगा नादौती में उपखंड कार्यालय। धन्यवाद। कितना 3 साल ये काम पूरा होने वाला नहीं है। सदस्य स्वरूप जी के प्रति बहुत बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है। मैं ओबीसी के ऊपर जो अन्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार और अत्याचार जो हो रहे हैं उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। श्री भागीरथ अग्रवाल पूर्व शिक्षा उपनिदेशक जयपुर द्वारा वर्ष 99-98 द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की नियुक्तियों में धांधलीपूर्ण कार्रवाई की गई। राज्य सरकार के प्रपत्र दिनांक 20/11/97 की अवहेलना की गई है। ST, SC, OBC के आशारथियों को सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में आने पर उन्हें सामान्य सूची में नहीं रखकर आरक्षित कोटे में रखा गया है, जो नियम विरुद्ध है, जिसके कारण 6 आशारथी अन्य पिछड़ा वर्ग के नियुक्ति से वंचित रह गए। सर, ये राज्य सरकार का
द्वारा जारी के नियुक्ति संबंधी निर्देश थे सर 20/2/97 को, और शिक्षा उपनिदेशक 98-99 जीव विज्ञान पुरुष वर्ग में 2 नियुक्ति आदेश के तहत कुल 59 नियुक्तियां की गईं, जिनके स्पष्ट है कि नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 आसारथी को सामान्य नियुक्ति चाहिए थी, लेकिन सामान्य मेरिट में नियुक्तियों न देकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आज कोटे में ही नियुक्तियां दी गईं, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 आसारथी नियुक्ति मिलने से वंचित रह गए सर। इस प्रकरण के बारे में काफ़ी शिकायतें मिलने पर विभाग ने श्रीमान भागीरथ अग्रवाल शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक जयपुर को दिनांक 23/3/99 को नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं के संदर्भ पद से हटा दिया गया था तथा अनियमितताओं की जांच करने के लिए नियुक्ति संबंधी समस्त दस्तावेजों को दिनांक 26/3/99 को शिक्षा उपनिदेशक जयपुर के कार्यालय से जब्त कर लिया गया था तथा इस प्रकरण की जांच निवर्तमान उप सचिव श्री T.K. गोयल को सौंपी गई थी। अभी तक इस प्रकरण की फाइल को खोला तक नहीं गया था कि उससे पहले विभाग ने श्रीमान भागीरथ अग्रवाल को दोष मुक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ डाइट में दिनांक 12/7/99 को प्रधानाचार्य के पद पर लगा दिया गया, जो कि शोचनीय बिंदु है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रकरण की अविलंब निष्पक्ष जांच करा के शिक्षा उपनिदेशक जयपुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कराई जावे, जिससे इस प्रकार की बुनियादी गलतियों पर अंकुश लगाया जा सके तथा नियुक्तियों से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग के आसारथियों को अतिशीघ्र नियुक्तियां दिलवाने की शिक्षा जीआरडी मिनिस्टर यहाँ पर विराजमान है। अपनी पर्ची पे बोलिए। माननीय सदस्य अपनी पर्ची पे बोलिए। की उपेक्षा हो रही है। अपनी पर्ची पे बोलिए। नियमों की उपेक्षा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। आप सब गंभीर सामान्य पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये पिछड़े वर्ग के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। पिछड़े वर्ग की अनदेखी की जा रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पिछड़े वर्ग के साथ और ही मार है। अग्रवाल की आपने उसको सस्पेंड किया, लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके आने के बाद में भागीरथ अग्रवाल की जांच नहीं की गई। वो बिल्कुल जो आसानी नहीं को पद नहीं मिले, उसके खिलाफ क्या हक मारा गया, उनको हक वापिस नहीं मिलाया गया। भागीरथ अग्रवाल के खिलाफ जांच होनी चाहिए। इस बात को पहले भी सदन में लाया गया। कानून बनाया गया। डॉक्टर करण सिंह जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भागीरथ अग्रवाल ने बहुत डबल घोटाले किए थे। डॉक्टर करण सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी किया था, लेकिन उनके खिलाफ जांच नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करते हैं कुछ प्रकरण में जांच करावें, जिससे कि ओबीसी के अभ्यर्थियों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो आप विश्वास दिलाइए कि आप उसकी जांच कराएंगे कि नहीं कराएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है इसकी क्या आप जांच करवाएंगे? थोड़ा हमें आश्वासन दिलाएं। ये पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पक्ष विपक्ष दोनों ने कहा है भागीरथ अग्रवाल की जांच होनी चाहिए साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो आप आश्वासन दे दीजिए। हर बात पे कहलाया जाता है। आप विराजो ना, आप समझ रहे हो बात को। अध्यक्ष महोदय जी, ये पिछड़े वर्ग के लिए पहली बार कहलवा रहे हैं। वैसे पिछड़े वर्ग के लिए अब पहली बार बेस चली है सर। पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है पहली बार मांग हुई है। इस पर मंत्री जी सरकार ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए इस पर। ये पिछड़े वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है। कैसी कल्याणकारी सरकार है साहब? आश्वासन दिलवा दो नहीं सर। नहीं एक विराजो प्लीज। नहीं बात इसलिए निवेदन ना, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। प्लीज विराजो। अगर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज विराजो। मैं कोई डिस्कशन नहीं, आप विराजो ना प्लीज। अभी कोई इश्यू नहीं है, आप बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पूरा गर्मी से झुलस रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और यहाँ पर सदन में कई बार चर्चा हुई भूख से मरने की। सरकार बार बार खंडन करती है, भूख से नहीं बीमारी से मरे। मेरे भिणाई में भी एक ऐसी मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गोठाना ग्राम का सरदार सनोब छगना, जो पिछड़ी जाति से संबंधित है, जिसकी उम्र 10 वर्ष है,
उसको लू लग गई। वो फैमिन में कार्यरत अपने परिवार का भोजन लेकर गया था और घर वापस लौट रहा था तो उसको लू लग गई। और लू लगने के बाद में इस गौठाना के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। पर मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आपस में बात कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय इतना गंभीर इश्यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर तो एयर कंडीशन में बैठ के गुफ्तगू हो रही है, हम जो चिल्ला रहे हैं हमारे लोग बाग राजस्थान में स्टाफ की कमी का। माननीय जीएडी मंत्री महोदय आप नोट ही करते हो, आप गंभीर नहीं हो। आप गंभीर होते तो माननीय सदस्य की बात का जवाब। आप गंभीर नहीं हो, आप काम का अपनी बात से विषयांतर हो रहे हैं। कोई व्यक्ति नोट करे, आपका नोट होना चाहिए। नोट कर रहा हूँ तो गंभीर नोट मत करो, हमारे काम करो। आप काम केवल नोट करने से पेट नहीं भरता, काम करो काम प्लीज। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन ये है कि पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कोई भी स्टाफ वहां पर नहीं मिला। उस 10 बरस के बच्चे को किशनगढ़ रास्ते में ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत होने पर नेचुरल क्लेमिटी, चाहे आग से मरे, चाहे बाढ़ से मरे, चाहे लू से मरे, चाहे भूकंप से मरे, 20,000 रुपए की तत्काल सहायता उस परिवार को उस बच्चे के रूप में मरने के कारण मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन ये है कि राजस्थान में और अजमेर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ लगा हुआ तो बाहर से अप डाउन करते हैं, समय पर नहीं आते हैं। गांव वालों में भयंकर आक्रोश है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय गांव वालों ने सपा खाने के ताले लगा दिए, कोई भी चिकित्सक वहाँ पर नहीं है। पूरे क्षेत्र में जिले में राजस्थान में हालत ये है। और गर्मी जिस गति से, जिस तीव्र गति से पड़ रही है आपको मालूम है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 48 डिग्री 50 डिग्री, पीने के पानी का संकट, काम का संकट, और बीमार हो जाए तो डॉक्टर कोई संभालने वाला नहीं, नर्स नहीं, कंपाउंडर नहीं। तो ऐसी हालत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन ये है कि राजस्थान की जनता का धनी धोरी कौन है? ऐसे अगर मासूम 10-10 बरस के बच्चे मरने लगे जिनके ऊपर परिवार को पूरी आशा है कि ये बड़ा होगा, बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, आज ऐसे नौजवान केवल चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण काल के ग्रास में जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय सरकार बड़ी संवेदनहीन है, इस वजह से प्रशासन भी संवेदनहीन है। आज अजमेर के फ्रंट लाइन के ऊपर पेपर में छपा कि लू लगने से इस 10 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सरकार के कानून कायदे के अनुसार तत्काल प्रशासन को पहुंचना चाहिए था, 20,000 की सहायता देनी चाहिए थी। सफा खानों में अगर दवाइयां नहीं तो इंतजाम करना चाहिए था, स्टाफ नहीं तो वहाँ स्टाफ लगाया जाना चाहिए था, हॉस्पिटल के ताले लगा दिए, गाँव वालों से बातचीत करनी चाहिए थी। पर मुझे ये कहते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय बड़ा दुख है कि आज तक, अभी तक कोई भी वहां पर नहीं गए और पूरे एरिया के अंदर इस वजह से भयंकर आक्रोश है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था करना चाहती है। पीने के पानी का संकट, लू लग जाए तो कोई बचाव की व्यवस्था नहीं, आपकी नर्स नहीं, कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर नहीं, कहीं आगे ले जाओ तो वहां पर भी हालत ये है। तो उपाध्यक्ष महोदय होगा क्या राजस्थान के अंदर? राजस्थान की जनता है से छोड़ रखा है। सरकार कहती है हम संवेदनशील है, लोक कल्याणकारी है, लोग मर रहे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर नहीं मिले, रोजगार का संकट और इलाज का संकट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय सरकार की मंशा क्या है स्पष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर मुद्दा है, केवल मेरे क्षेत्र का नहीं है, पूरे राजस्थान में ये हालत हो रही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय भूख लगती है, लू लगती है, लू लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय पेट में रोटी नहीं होती जब लू लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मेरा निवेदन है क्या व्यवस्था सरकार करना चाहती है लू लगने से? उपाध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर संकट है। उपाध्यक्ष महोदय आज ही राजस्थान पत्रिका में आया, परात में पानी पी रही है एक महिला मजदूर, परात में पानी पी रही है एक महिला मजदूर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और एक श्रमिक काम करते हुए मर गए। सरकार ऐसी आसान हो गया उनका। जवाब दिलवाइए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औरतें मर रही है, बच्चे मर रहे हैं, लग जाती है, के बाद इलाज नहीं है, सहायता की सरकार करना क्या चाहती है? लोगों को मारना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय किस लिए यहाँ पर उपाध्यक्ष महोदय सरकार और ये सरकार दो मौतें हो चुकी है और कितने मरते होंगे राजस्थान में? उपाध्यक्ष महोदय सरकार चाहती क्या? सरकार कितने
चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सकती, कोई मर जाए तो नियम से सहायता उपलब्ध समय पर नहीं करा सकती। सरकार चाहती क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय? आपको बोलना नहीं, बोलने के लिए नहीं आए उपाध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए नहीं आए हम राजस्थान, हमारे दुख को प्रकट करने के लिए आए। सरकार क्या करना चाहती है उपाध्यक्ष महोदय? वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं पहुंचा, बुलाना चाहिए आपको। उपाध्यक्ष महोदय स्टाफ नहीं है गोठाना के अंदर, ताले लगे हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पत्रिका में आया है, एक महिला मजदूर परात में पानी पी रही, पानी का इंतजाम नहीं है, एक श्रमिक काम करते हुए मर गया। राजस्थान की हालत बहुत खराब है और ये असंवेदनशील सरकार सरकार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ऐसे ही पानी का इंतजाम नहीं, लोगों को डॉक्टर नहीं बने, इलाज के अभाव में बच्चे मर जाए, आखिर में सरकार कर क्या रही है? सरकार आज तक माननीय सदस्य उपाध्यक्ष महोदय, आज तक अभी तक गाँव वाले वहाँ पर इकट्ठे 500 स्टाफ नहीं, वहाँ पर हॉस्पिटल के ताले लगे हुए। लू से खड़ा है, पूरा गाँव का गाँव हॉस्पिटल को घेर कर खड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ये भी नहीं कह सकती कि हम तथ्यों को देख के कुछ कार्रवाई करेंगे। बैठो उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो कहलवाइए उपाध्यक्ष महोदय। आप बिराजो से एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका में आज 2 समाचार आए हैं, एक तो पानी का इंतजाम नहीं है, महिला मजदूर पानी परात से पी रही है और एक मजदूर काम करते हुए मर गया। इनके अलावा भी समाचार आए हैं साहब। बांसवाड़ा में भी एक मजदूर की मृत्यु हो गई। माननीय उपाध्यक्ष, परसों अकाल पर बहस है, विस्तृत चर्चा होगी, उसमें आपके सब जवाब दिला दिए जाएंगे, आप चिंता। वहाँ पर स्टाफ लगाने की मंशा सरकार रखती कि नहीं रखती है? सीधे पहले अकाल पर चर्चा हो जाएगी, अगर डॉक्टर लगाने की बात है डॉक्टर नहीं लगाएंगे, हॉस्पिटल में डीएमसी है और कोई डॉक्टर श्री राजेंद्र राठौर प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा में मरने को 20,000 रुपए तत्काल सहायता ये डायरेक्शन तो दे दीजिए उपाध्यक्ष महोदय। बोल लेना ना, परसों जवाब दे देंगे। बोलने से क्या मतलब? जवाब आएगा आपका। सहायता तो आ रही है, कुछ बोले साहब, हमारा आप तरीके से नियम से बोलेंगे तो जवाब आएगा, आप परसों बोलोगे इसका जवाब आएगा, जवाब आता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो भूख प्यास से मर रहे हैं, तो नियमों में व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, 10 साल का बच्चा मर गया, मदद नहीं मिली तो फिर आप इनको भी ये तो व्यवस्था करें। 20,000 रुपए तो नियम में उपाध्यक्ष महोदय मरते तत्काल मिल लीजिए। कह दिया ना, परसों आपका जवाब आएगा। कलेक्टर को तो आज ही कह सकते हैं वहाँ पे। इतने गंभीर मामले को आप परसों पे टाल रहे हैं, बच्चा मर गया उसको आप परसों पे टाल रहे हैं। सरकार को इस बारे में माननीय सदस्य, आप इस बात को जानती हैं कि पर्ची का न तो मंत्री के पास नोटिस जाता है, न उनको मालूम होता है किस सब्जेक्ट पे बोले, ये जवाब कैसे दे सकते हैं? ऑफ हैंड आप कोई बात लगा दो, जब तक जानकारी प्राप्त नहीं करना जब तक जवाब कैसे दें? जो हमने दिए उनके ऊपर जानकारी करें माननीय फिर क्या बात है? इसके लिए कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इतनी गंभीर बात है, इस पे किस बात का नोटिस देंगे? ये उनको खुद नोटिस लेना चाहिए। माननीय राजेंद्र राठौर, अजीब हाल है, ये तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील हो, सरकार भी संवेदनशील है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बड़ी विडंबना है कि शून्यकाल के अंदर हम प्रतिपक्ष के सदस्य पर्ची बोल रहे हो, पर्ची पर बोल रहा हूँ सभापति महोदय, हम जनता की भावनाओं को, जनता के दुख तकलीफ और दर्द को इस सर्वोच्च सदन में आपके संरक्षण में रखना चाहते हैं, परंतु उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सदन के प्रति कितनी गंभीर है आप अच्छी तरह देख रहे हैं। शून्यकाल जो ही प्रारंभ होता है, माननीय मंत्री महोदय अपने अपने वातानुकूलित कक्ष में चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, घरों में ये ज्यादा ठंडा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसको कहें? अभी विनय से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संवेदनशील विषय सदन के सम्मुख रखा, आप मुझे फोर्स मत करो, आप अपने सब्जेक्ट पाओ। एक उसी तरह का विषय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके कैसे सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि पिछले वर्षों में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटनाएं लगातार होती रहती है, रोज समाचार पत्रों में समाचार छपते हैं। वर्ष 2000 के अंदर उपाध्यक्ष महोदय 19,932 दुर्घटना हुई, 25,433 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए और 5,388 लोग की अकाल मृत्यु हुई।
अब उपाध्यक्ष महोदय, जो जो दुर्घटनाएं बढ़ती गई, तो दुर्घटना में जो लोग घायल होते हैं गंभीर रूप से वाहनों की तेज गति के कारण, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, ज्यादा चोट लगती है, और उन सब का इलाज ट्रॉमा यूनिट, ट्रॉमा हॉस्पिटल, इनके द्वारा ही संभव है। उपाध्यक्ष महोदय, सन 1997 में तत्कालीन सरकार ने जब यह महसूस किया कि प्रदेश के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिस हॉस्पिटल के अंदर गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का इलाज हो सके, और इसके लिए एक समिति बनी। फरवरी 1997 में समिति की रिपोर्ट पर, अप्रैल 1997 में समिति ने रिपोर्ट दी, और यह तय हुआ कि सीकर रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल बनाया जाए। और उपाध्यक्ष महोदय, इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए सरकार ने जेडीए को 2.5 एकड़ जमीन के बदले में 1,60,00,000 रुपए दिए। 22/8/97 को इस हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ। हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अबाध गति से चलता रहा, और इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, नवी पंचवर्षीय योजना के अंदर यह प्रावधान किया गया कि 1160 लाख रुपए तो बजटीय प्रावधान किया जाएगा, और इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर लगभग 26 करोड़ का यह प्रोजेक्ट बना था। सभापति महोदय, 1,60,00,000 रुपए जेडीए में जमा हो गए। 3.5 करोड़ से ज्यादा की राशि उसके निर्माण पर खर्च हो गई। अब सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने अचानक एक तुगलकी आदेश दे दिया और निर्माण कार्य बंद कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, बड़ी परियोजनाएं कभी 1 साल में 2 साल में पूरी नहीं होती। सरकारें बदलती रहती है, परंतु प्राथमिकताएं वही रहती है, और कुछ जनहित के जो काम, जो विकास के काम, जनता से जुड़े हुए काम, चाहे पूर्ववर्ती सरकार करें, अगर वो काम प्रारंभ हो गया, उसमें वित्तीय व्यवस्था हो गई, उसके लिए सारी व्यवस्था होने के बाद उस काम को और गति देने का काम आने वाली चाहे किसी भी दल की हुकूमत हो उसका है। परंतु सभापति महोदय, दुख इस बात का है कि इस सरकार ने अचानक इस ट्रॉमा हॉस्पिटल, जिस ट्रॉमा हॉस्पिटल पर सरकार का 5.5 करोड़ से ज्यादा की राशि लग गई, उसको बेचने का काम किया। और उपाध्यक्ष महोदय, ऐतराज मुझे इस बात का है कि सरकार ने ना तो कभी कोई विज्ञप्ति जारी की। एक एनआरआई कलकत्ता के रहने वाले मिस्टर शर्मा को ये ट्रॉमा हॉस्पिटल, जिसकी पूरी कीमत आज कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा है, हाथों हाथ टेबल के नीचे न जाने किस तरह का क्या बात हुई, उसको बेच दिया गया। इसलिए मेरी मांग है, इस पूरे प्रोजेक्ट की उपादेयता को देखते हुए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। पहला पैसा लग गया इसमें, पहले के मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया, भवन का निर्माण हो गया, और अब अचानक इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को सरकार निजी हाथों में बेचे, बिना निविदाएं आमंत्रित किए बेचे। और इसमें उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को बेचने के अंदर भी कई तरह की मैनिपुलेशंस हुई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, को इन्होंने वहां बेचा है, सब जगह प्राइवेटाइजेशन केंद्रीय सरकार। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने बाल्को कंपनी की बात चला के इस चीज को स्वीकार कर लिया कि जिस तरह वो कंपनी बिकी है, उसी तरह आपने राजस्थान में एकमात्र ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो दुर्घटनाओं के कारण जिसकी उपादेयता थी, उसको बेचने का काम कर लिया। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, मैंने तो बाल्को का आपको कहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, वो ट्रॉमा हॉस्पिटल बहुत आपने तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया उसको बेचने के लिए। मैं सवाई मानसिंह अस्पताल में सुप्रिंटेंडेंट था, माननीय सदस्य मंत्री महोदय थे, और मेरी चिट्ठी अगर निकाल के देखे तो मैंने कहा कि ये वेस्टेज जो बनी है, सीकर रोड पे ट्रॉमा हॉस्पिटल चल नहीं सकता। माननीय सदस्य, आपको एसएमएस में भाग करके आता है, आप पैसे को मत लिखिए। और मैंने ये लैंग्वेज लिखी है कि दिस प्रोजेक्ट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। मुझे तत्कालीन सेक्रेटरी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप सरकार के इस तरह का कैसा निर्णय ले रहे हैं। मैं क्या, मैं इसलिए हिस्ट्री के लिए लिख रहा हूँ, पोस्टरिटी के लिए लिख रहा हूँ कि आज शायद कोई आदमी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पैसे का पूरा वेस्टेज है। और मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैरोड से आने वाले मान्य सदस्य की बुद्धि पर अब तरस आ रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु
परंतु जिस दल में जाकर बैठ गए, इनका कार्य, जब ये सवाई मानसिक चिकित्सालय के अधीक्षक थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो भी अच्छे कार्डिक सर्जन थे, अच्छे काम करते थे, परंतु न जाने क्यों अब आपको माननीय सदस्य कितनी चाहे सरकार की चंपी कर लें, आपकी जगह वही रहेगी और आने वाले 2.5 साल के बाद इस जगह में भी आप आ जाओ, इसमें मुझे तो शंका है। मैं समझता, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि मेरी ये मांग है कि जो ट्रॉमा हॉस्पिटल जिसकी जमीन के लिए सरकार ने पैसा दिया, जिसके निर्माण के लिए सरकार ने पैसा दिया, जिसके लिए बजटीय प्रावधान सरकार ने किया, जिसका शिलान्यास हो गया, जिसका निर्माण कार्य आपात गति से चल रहा था, उस ट्रॉमा हॉस्पिटल को सरकार जिस तरह गुपचुप में षड्यंत्र पूर्वक बेच रही है, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए और ये ट्रॉमा हॉस्पिटल पुनः प्रारंभ होना चाहिए। जनार्दन सिंह गहलोत उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी प्रकार की निर्दय आमंत्रित नहीं की। हो गई ना बात। सरकार ने अपना कालम खोल करके नहीं, उपाध्यक्ष महोदय ये तमाशा नहीं, ये तमाशा थोड़ी चलेगा। सरकार अपना ये अपने आप को पारदर्शी कहते हैं, सृजनशील कहते हैं, ये जनता का पैसा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसमें सौदा किया है, सौदेबाजी की है, रोड के एक्सीडेंट हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 3.5 करोड़ लगा दिया, 1,60,00,000 जेडीए को दे दिया, उसके बाद भी सरकार ने। उपाध्यक्ष महोदय, ये मामला चिकित्सा का है, ये चिकित्सा का मामला है, इसकी जांच हो। और ये जो डॉक्टर करण सिंह जी हैं, ये है तो दानवीर करण, नाम से भी करण है। मान्य उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कुछ बता रहे थे, अगर हमें जानकारी नहीं है तो जानकारी हम सुन रहे हैं। बैठो, बैठते नहीं वो। ये बात सही है, सरकार ने निर्णय लिया है, जनहित में लिया है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ कहा, पूरा चर्चा हुई इसके ऊपर। किसी अकेले आदमी ने निर्णय नहीं लिया, पीडी की बैठक में निर्णय हुआ है इसका, और राजहित में और राज्य की जनता के हित में सोच समझ के निर्णय। आपने बिना निविदाएं बेच दिया इसको, बिना निविदाएं बेच दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कैसे बेच दिया? वो कौन है किया उसने? आप निविदाएं उपाध्यक्ष करते हैं, आप निविदाएं आने वाले माननीय आज नहीं, उस समय इन्होंने सरकार को ये लिख करके दिया था, तत्कालीन सरकार को, कि इस ट्रॉमा हॉस्पिटल की कोई उपयोगिता नहीं है। इस समय ये सुप्रीमटेंडेंट से माननीय सदस्य बहरोड़ से आने वाले जुगल जी काबरा साहब करके दिया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समय सुप्रीमटेंडेंट से एसएमएस हॉस्पिटल के उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या जनहित है? तत्कालीन सरकार को कि ट्रॉमा हॉस्पिटल की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए पूरा सोच समझ करके निर्णय लिया गया, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं होना। उपाध्यक्ष महोदय, अरे आपने तो गुड़ बेचा है जुगल जी काबरा साहब, आपको क्या पता चिकित्सा क्या होती है? आपने तो गुड़ बेचा है जुगल जी काबरा साहब, आपको गुड़ तेल का तो पता है, आपको चिकित्सा के बारे में क्या पता है बताइए। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जो हैं वो सदन को अधूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, इस संदर्भ में बीडी की मीटिंग में चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, और वहाँ जो 5 करोड़ रुपया राज्य सरकार का इन्वेस्ट हो गया, ज्यादा 5.5 करोड़ हुआ, और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी थे। ये 5 करोड़ रुपया मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिससे कि दूसरा कोई अस्पताल या एक्टिविटी कर सकें। इसके साथ में आप जो कह रहे हैं ट्रॉमा हॉस्पिटल वहाँ बने, ये भी निर्णय हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर में बने, और प्राइवेट सेक्टर में किसी को गुपचुप बेचने का फैसला नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदा प्रोसेस होगा, टेंडरिंग होगी, और रीको को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। मंत्री जी, आप करेक्ट कर लें, आपने एग्रीमेंट कर लिया, कलकत्ता के निवासी है, आपने उनसे एग्रीमेंट कर लिया, माननीय सदस्य विराजे ना, एग्रीमेंट कर लिया आपने। ये करोड़ों का मामला है, सरकार जवाब दे देना, आप क्या चाहते हो? जवाब की बात आप कहो जो सब सही बात थोड़ी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल उठता है, डॉक्टर करण सिंह जी के
डॉक्टर करण सिंह जी कह रहे हैं वहाँ चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं है, वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रॉमा हॉस्पिटल प्राइवेट चलाएगा, वहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल प्राइवेट चलाएगा। ये डॉक्टर करण सिंह जी के बयानों में और मंत्री जी के बयानों में खंडन हो रहा है। ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफ डॉक्टर करण सिंह जी कह रहे हैं ट्रॉमा हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, वहाँ पर चिकित्सालय की जरूरत नहीं है, दूसरे मंत्री जी कह रहे हैं प्राइवेट चलाएगा। कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, सरकार स्पष्टीकरण दे। उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को, खास तौर से गृह विभाग और गृह मंत्री जी को कुछ मामला उनके सामने लाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिला अपने आप में खास तौर से उन बीहड़ इलाकों में है जिसकी जानकारी वित्त मंत्री जी को अच्छी तरह है। धौलपुर करौली एक सा इलाका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस इलाका के अंदर रोज नई नई घटनाएं, लोगों के अपहरण की, कहीं पर मर्डर की, कई घटनाएं इस प्रकार की रोजमर्रा आदत में बन गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करौली थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में, करौली शहर में पिछले 3-4 दिन पहले एक इस प्रकार की घटना घटी है। 6 वर्षीय बच्ची, जो हल्के माली की बच्ची थी, जो अपनी शादी के लिए, शादी के अंदर भाग लेने के लिए करौली शहर के अंदर चुंगी चौकी के पास माली बस्ती कॉलोनी के अंदर आए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहीं पर वो बच्ची बाहर बर्फ खरीदने के लिए चली गई और बच्चों के साथ खेल रही थी और उसे प्रेम सिंह गुर्जर नाम के एक व्यक्ति ने उसको उठा के ले गया। ये जानकारी भी उपाध्यक्ष महोदय जब मिली, जब वहां पर उत्तम सिंह राणा और जगनलाल बाड़ी दोनों बाजार में जा रहे थे, उस समय उसने देखा कि बच्ची को कोई लेके जा रहा है। उसने कहा मैं बाजार में इसको घुमाने ले जा रहा हूं। और बाद में मालूम पड़ा कि प्रेम सिंह गुर्जर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस 6 वर्षीय बच्ची जो बिल्कुल न बोलना जानती है, सिर्फ पापा मम्मी के अलावा कुछ जानती नहीं, और उसे प्रेम सिंह गुर्जर नाम का व्यक्ति उसको ले गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रेम सिंह गुर्जर ही नहीं, कैसे ऐसे क्राइम करने वाले ऐसे लोग खास तौर से धौलपुर और करौली जिले के अंदर बहुत लोग हैं। और मैं सोचता हूं कि इस घटना को लेकर जब लोग थाने में पहुंचे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करौली थाने ने सवेरे 11 बजे FIR दर्ज कराने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि FIR दर्ज मत करो, हम वैसे ही ढूंढ देते हैं। और रात को 11 बजे तक उपाध्यक्ष महोदय उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और 11 बजे रात को जब उसको लगा कि अब मामला बिगड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं वहां करौली में उस दिन मौजूद था, उसके बाद वो मामला थाने में दर्ज हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना कोई नई नहीं है। पिछले दिनों भी 23 जून 2000 को एक बच्चा सुमित कुमार शर्मा स्कूल से पढ़ के आ रहा था, उसको भी इसी प्रकार अपहरण करके ले गए। आज 11 माह हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन उस अपहरण करने वाले बच्चे को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। 11 महीने के अंदर एक बच्चे की क्या हालत होती है, उसके परिवार की क्या हालत हो रही होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की वारदातें रोज हो रही हैं। ये सुमित कुमार बच्चे को जो पकड़ के ले गए, उसके अंदर पुलिस ने हमारे काफी प्रेशर के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। खासतौर से धौलपुर के लाखन गुर्जर को एक गिरफ्तार किया गया। और खासतौर से दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के अंदर ऐसा ही रैंक का एक पुलिस अधिकारी जहां था, उस आदमी पुलिस लाइन में होते हुए 6 महीने तक एब्सेंट रहा, जिसने कहीं हाजिरी नहीं की। इस केस के अंदर उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के तौर पे बताना चाहता हूं, एक मुन्नी देवी नाम की औरत, जिसने पिछले दिनों गृह मंत्री के सामने जाटव महिला बनकर झूठा षड्यंत्र किया था, वो महिला भी इस जुर्म के अंदर शामिल थी, जो माननीय गृह मंत्री जी के सामने एक जाटव महिला बनकर खड़ी हो गई थी। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक 11 महीने में वो बच्चा लौट के नहीं आया। करौली इलाके के अंदर इस प्रकार अगर बच्चे और बच्चियां इसी प्रकार अगर अपहरण के रूप में गायब होते रहे और वहां का अपराध बढ़ता गया, तो मैं सोचता हूं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता यहाँ बैठे, माननीय भैरू सिंह जी शेखावत, करौली गेट, उसके पहले 2-4 दिन पहले एक वारदात हुई, चोरी की घटना घटी, और उस घटना के अंदर एक बच्चे को चोर ने उसको मार दिया और वो मर गया। और उसके बाद नतीजा ये निकला कि शहर में जो वारदात होती है, चोरियां होती है, माफ करना उपाध्यक्ष महोदय, आरएसी के जवान और पुलिस के लोग खुद चोरी हुई करते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसी हालत के अंदर क्या होगा? उसमें पुलिस ने पकड़ा। आपने इनका रेफरेंस किस मकसद से दिया? इस रेफरेंस से दिया उपाध्यक्ष महोदय। इन्होंने कराया क्या? माननीय विरोधी दल के नेता भी गए थे, इन्होंने भी इस मामले को पब्लिक मीटिंग में उठाया था। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना गंभीर मामला है, पुलिस प्रशासन की जिस प्रकार की हालत हो गई, हम ये सोचते थे कि जिला बना है तो बड़ा हमको न्याय मिलेगा। हालत ये जिला बनने के बाद तो एक हर थाने के ऊपर जो रेट पहले 500 रुपए की थी, वो रेट अब 5000 की पहुंच गई। आज हालत ये है कि एसपी के नाम पर सारे कांस्टेबल और सारे थानेदार पूरे इलाके के अंदर हालतों की लूट रहे, डकैती करे, पैसों से मुजरिमों को बचाया जा रहा है, और फिर कहता है कि राज्य सरकार समझती है हमारा एसपी बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये वही एसपी है जाकर हमला किया था क्या? ऐसे लोग ढूंढ ढांड कर क्या करौली में भेजे जाते हैं जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज हालत ये है शहर के अंदर उपाध्यक्ष महोदय, 8 बजे दुकानें नहीं खुल सकती, 8 बजे पुलिस थाने के लोग आते हैं और जाके सारी दुकानों के टेबल कुर्सी उठाकर थाने में बंद कर देते हैं। क्या शांति धारीवाल जी के मंत्री डिपार्टमेंट ने क्या पुलिस को दे दिया ये काम, इंक्रोचमेंट को उठाने का काम? मुझे समझ में आता है कि रात को 11 बजे बाद कोई दुकानें नहीं खुलनी चाहिए ताकि क्राइम को बढ़ावा नहीं मिले, लेकिन आज 8 बजे अगर बाजार में से पुलिस थाने के लोग कुर्सी टेबलें उठा के लोगों पे जूत मारे। आज हालत है कि एक हमारा आदमी दिन में मेन रोड के ऊपर ट्रैफिक चलता है, किसी का अगर पानी की नल खराब हो गया तो सड़क पे से दिन में तो नल ठीक करा नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत ये है करौली शहर में अगर रात को अपनी नल ठीक कराने के लिए मिस्त्री से काम करता है तो पुलिस का थानेदार जाकर उसको थाने में बंद करने की धमकी देता है। माननीय सदस्य, आप पुलिस की डिमांड पर नहीं बोल रहे, आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बोल रहे हो। नहीं, आपने उसका जिक्र कर दिया। नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये घटना अब ताजा पुलिस की डिमांड जब चली गई उपाध्यक्ष महोदय, ये घटना जो पिछले 4 दिन पहले हुई, 3 दिन पहले उपाध्यक्ष महोदय, एक कांस्टेबल ने एक कंडक्टर को कुछ लड़कों ने रोक के मारा। हालत हुई, एफआईआर दर्ज हुई, 3 आदमी नामजद जिसके अंदर थे कमलेश, भट्टू और सुरेश, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन की हालत ये है, आसपास के गांवों के अंदर जो भी उस इलाके के अंदर लोग रहते हैं, दीपपुरा, कोडर, पाटोरन, मक्खनपुर, शोरा, सारे जगह से आदमी उठा के ले आता जैसे कोई, ये तो अंग्रेज का राज में भी ऐसा नहीं होता था। मुजरिम को पकड़ने के बजाय हर गांव से 10-20 आदमी थाने में लाके बैठा दी जाए। 65 साल के बुढ़े बुजुर्ग लोग जिनको थाने में बैठा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम फोन करते हैं डीआईजी को, जब हम इत्तला करते हैं कि ये घटना हो रही है, तो 12 घंटे पहले के अंदर रोज नामचा में उनको नाम जाता है। असली मुजरिम तो आज भी बाजार में घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग निर्दोष लोग हैं उन लोगों के ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं। थाने के अंदर जो पैसा दे देता है वो आदमी मुजरिम नहीं बनता, जो पैसा नहीं देता वो मुजरिम बन जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है। मैंने इसलिए मामला उठाया कि ये मैं एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आपने कहा कि डिमांड में बोलना चाहिए था, लेकिन ये घटना माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2-3 दिन की घटना है, इसलिए मुझे आपके बीच में कहने की आवश्यकता पड़ी है, नहीं तो मैं इस मामले को उठाता नहीं। ऐसा संगीन हालत अगर है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ठीक करें, और जो एसपी वहां बैठा है, सही मायने में जिस प्रकार उसने हर कांस्टेबल अब एसपी बन गया, और वो कहा यह जाता है कि एसपी साहब के हुक्म है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा गंभीर है। आम जनता को जीने की हालत नहीं, आदमी चैन से सो नहीं सकता और न शहर में बाजार में कोई काम कर सकता। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसे गंभीरता लेते हुए मेरी इस बात को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार के गृह मंत्री जी को कि निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई करें। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूर होकर
आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये तो काम विरोधियों का था, लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी, उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी विरोध के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए थानों का घेराव करना पड़ेगा। ये मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूँ। श्री रमजान खान जी। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के एक विधायक ये कह रहे हैं कि हमको विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो ये मामला बड़ा गंभीर इसलिए क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, दिन दहाड़े किडनैपिंग हो रही है उपाध्यक्ष महोदय, और मनमर्जिया जिसको अपराधी को पकड़ते नहीं, मनमर्जिया जिसको उठा के ले आते, थानेदारों में महिलाओं को थाने में लाके महिलाओं को बैठा लेते, थाने में लाके बच्चों को बैठा लेते, दिन दहाड़े बच्चों का अपहरण हो रहा है, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, डकैतियां चल रही है, बलात्कार हो रहा है। माननीय सदस्य जो मामला उठाया बड़ा गंभीर मामला है, और इसमें सरकार का गृह मंत्री आज राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसी है उसकी कलाई खुल गई है उपाध्यक्ष महोदय। आज कांग्रेस वरिष्ठ सदस्य को इस सदन में कहना पड़ा कि करौली के अंदर पुलिस का राज नहीं, गुंडों का राज है, अंत तक के साये में पूरी करौली जी रही है उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं, ये एक इस तरह का विषय, इसमें वित्त मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए, गृह मंत्री जी को आके, इससे और क्या बात हो सकती है। आज कांग्रेस के स्वयं के सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य ये कहे कि करौली के अंदर आदमी आराम से जी नहीं सकता, महिलाएं घूम नहीं सकती, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, संवेदनशील कहने वाली सरकार को उपाध्यक्ष महोदय गहलोत साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं। गहलोत साहब बहुत सीनियर सदस्य हैं। चंगुल में उनका क्या होगा? 340 शिकायत करने लग रहे हैं। महिलाएं पुरुष अपहरणकर्ताओं के चंगुल में, उनके माँ बाप का, उनका बच्चों का, उनकी पत्नी का क्या हो रहा होगा? सरकार उन 348 लोगों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से क्यों नहीं छुड़ाती है? 348 लोग, आप दया करो गहलोत साहब, क्या आप गहलोत का नहीं आज भी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में सरकार कहती है माननीय गहलोत साहब काफी पुराने जमेदार सदस्य हैं। गहलोत साहब जनार्दन सिंह जी पुराने और जमेदार सदस्य हैं। 348 पीड़ा रखी है। 348 परिवारों की उपाध्यक्ष महोदय, वो साउथ इंडियन एसपी है, नेता को नेती कहते हैं। करौली के जो एसपी है साउथ इंडियन है, वो नेता को नेती कहते हैं साहब। और वो क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये माननीय जनार्दन सिंह जी गहलोत ने रखा है। गहलोत साहब काफी सीनियर और गंभीर माननीय सदस्य हैं। तो गृह मंत्री जी को बुलाओ साहब। गंभीरता को समझते हैं, गृह मंत्री जी को ना। आप काय को मांग रहे हो? गृह मंत्री जी का तो आना ठीक नहीं उनकी। मैं जानता हूँ गृह मंत्री जी निश्चित तौर से हमारी भावनाओं की कदर करेंगे, क्योंकि उनके घर में स्वयं के शोक हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि उनको बुलाया जाए। ये बहुत है, वित्त मंत्री जी बैठे। माननीय रमजान खान जी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक 3/2001 पर चर्चा शुरू करते हुए आपके माध्यम से मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। एक मिनट माननीय मंत्री जी आप। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2001 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न है कि राजस्थान विनियोग, श्री रमजान खान जी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक 3/2001 पर चर्चा शुरू, आपके माध्यम से चर्चा शुरू करते हुए कुछ सुझाव मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। कुछ बात अपनी कहूँ उससे पहले उपाध्यक्ष महोदय, जब से ये सरकार 2.5 साल से शासन में आई है, तब से एक ही बात के ऊपर चर्चा करती है, चाहे वो सदन के अंदर हो और चाहे बाहर हो, और ये बात कहते हैं क्योंकि इस बार और बाहर काश्तकारों के अंदर बिजली का बहुत भयंकर आक्रोश है। तो जब भी इनसे बात करते हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री